बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते की बात करनी है और उस रिश्ते का मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए शायद मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आपको कोई नहीं दूंगी फॉर वंस। आज मैंने बात करनी है बाप और बेटे के ताल्लुक पे। व्यूअर्स, देखिए सारे ही रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, चाहे माँ बेटी का रिश्ता हो, माँ का अपनी और सब औलाद से रिश्ता हो, बेटा बेटी दोनों से, बाप का अपने बच्चों के साथ ताल्लुक, दादा दादी नाना नानी, ये सब रिलेशनशिप्स, चचा मामू खाला फूफो, ये सब बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक, बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं। लेकिन जैसे माँ और बेटी का एक बड़ा ही यूनिक और मुख्तलिफ किस्म का बॉन्ड होता है। एक बच्ची के लिए उसकी पहली रोल मॉडल जिसकी तरह वो बनना चाहती है वो उसकी माँ होती है। उसी तरह जब हम बाप और बेटे की बात करें तो बेटे का पहला रोल मॉडल, पहला हीरो, पहला आइकॉन उसका बाप ही होता है। अब वक्त के साथ रिश्ते भी थोड़े चेंज हो गए। चेंज से मुराद ये कि किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ डील करते हैं। मेरी अम्मी बताया करती हैं कि जब ये लोग छोटे होते थे तो इनके मेरे नाना जो हैं सईद साइकिल, उनकी डेथ हो गई थी जब मेरी अम्मी सिर्फ 13 साल की थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बट हमने तो कभी नाना को देखा ही नहीं। मामा ने 13 साल तक एक बाप की सरबराही वो सारा कुछ देखा। तो मैं जब सोचती हूँ कि उन लोगों के ताल्लुकात कैसे होते थे, मम्मा हमेशा कहती है कि अब्बू जी जब आते थे तो वो जब बात कर रहे होते थे तो हम नज़र उठा के नहीं देखते थे, हम कोई ऐसी बात भी कह देते थे जो हमें नहीं पसंद आती थी तो हम चुप करके सुन लेते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, फिर हमारी जनरेशन आई, यानी कि हम बच्चे आए और मामा एज अ पेरेंट सामने आई। फिर हम बच्चे जो हैं उनका एक मुख्तलिफ ताल्लुक़ होता था अपने फादर्स के साथ। अब मेरी वाली जनरेशन थोड़ा बहुत अपनी फीलिंग्स और अपनी बातचीत एक्सप्रेस कर देते थे, अगर वो किसी चीज़ पे नहीं एग्री करते थे तो थोड़ी फीलिंग। आज की जनरेशन को देखें तो बाप बेटा कम और दोस्त ज़्यादा लगते हैं। और जो भी बाप ज़्यादा अपने बच्चों पे चढ़ाई करते हैं या बहुत ज़्यादा उनको डांट टपट के लेके चलते हैं, उनके ताल्लुकात अपनी औलाद के साथ कम ही ठीक रहते हैं और फिर एक किनारा कशी का भी मामला हो जाता है। अच्छा, एक वक्त होता था जहाँ पे ये बात सोची भी नहीं जा सकती थी, कंसिडर भी नहीं की जा सकती थी कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से कोई ताल्लुक़ ना रखें या उनसे किनारा कशी कर लें। इस जनरेशन में बहुत से मामलात ऐसे देखते हैं, जेन जी और मिलेनियल्स में हम देखते हैं, कहते जी हमारा ताल्लुक़ हमारे फादर के साथ बहुत टॉक्सिक था, हमारे अब्बू बहुत टॉक्सिक हैं तो हम उनसे बातचीत नहीं, हम उनसे मुलाकात नहीं करते या हम उनके साथ रिलेशनशिप नहीं है हमारा। बहुत अफसोस होता है देख के कि ऐसा क्यों हो रहा है। नो डाउट व्यूअर्स, वक्त के साथ हर इंसान को बदलना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता जो है वो मोहब्बत भी मांगता है, कुर्बानी भी मांगता है और उसके साथ साथ जज्बात की गहराई भी रिक्वायर करता है। बाप वो शख्स है कि जब बेटा पैदा होता है तो उस दिन से अपनी बेटा या बेटी औलाद पैदा होती है तो अपनी ज़िंदगी का रुख ही बदल देता है। वो अपनी ख्वाहिशात को बिल्कुल असाइड कर देता है, अपनी सुकून को एक तरफ कर देता है। सिर्फ उसका फोकस ये होता है कि मैं अपना बेटा या अपनी बेटी को एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी दूँ। बाप तो वो शख्स होता है जो सुबह की पहली किरण से लेके शाम के अंधेरे तक मेहनत करता है और अपने बच्चे के लिए एक अच्छी ज़िंदगी के लिए काविश कर रहा होता है। गर्मी हो या सर्दी, थकन हो या तकलीफ़, बाप कभी भी अपने जज्बात तो ज़बान पे ले आता है, लेकिन कोशिश करता है कि घर मुस्कुराते हुए आए और एक पॉजिटिव अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चले, अपने बच्चों के लिए बेहतर रोल मॉडल बने। बाप तो वो है जो खुद अपनी खुशी से ज़्यादा अपने बेटे की, अपनी औलाद की खुशी को तरजीह देता है। क्योंकि आज की गुफ्तगू का टॉपिक और हमारा आगे जाके कॉन्वर्सेशन भी बाप और बेटे के रिश्ते पे होगी। क्योंकि व्यूअर्स, एक चीज़ जो हम मॉर्निंग एट होम पे बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो ये है कि रिश्ते बहुत कमज़ोर हो गए हैं। बड़ी आसानी से यंग लोग जो हैं या इवन बड़े जो हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं ये सोचूंगा कि मेरा बेटा था ही नहीं, या बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं सोचूंगा कि जैसे मेरा बाप अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। बात यहाँ तक क्यों पहुँचती है व्यूअर्स? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं माँ बाप होने के नाते और हमारे बच्चे कर रहे हैं औलाद होने के नाते, जहाँ पे कोई इशू आ रहा है? बाप बेटी की बात करो, मतलब कहा जाता है कि अगर आपका बच्चा आप जैसा बनना चाहता है तो समझें कि आप वाकई में एक कामयाब बाप है। ये एक फैक्ट है।
क्योंकि अगर आपकी औलाद की ख्वाहिश है कि मैं अपने फादर की तरह हूँ, तो इसका मतलब है कि वो अपने बाप को एक रोल मॉडल की तरह देखता है। वही वाली बात ना, बच्चे का पहला हीरो बाप ही होता है। बेटी को आपने नोटिस किया होगा कि बेटियां क्या होती हैं, अपनी माँ की एड़ी की जूतियों में अपने पाँव डाल लेती हैं, उनके दुपट्टे सर पे ओढ़ लेती हैं, कब अपने दुपट्टों की साड़ियाँ बना लेती हैं, माँ की चीज़ों को पहनती हैं। बेटे भी यही करते हैं अपने बापों के साथ। बाप के बड़े बड़े जूते देखे तो उसमें अपने छोटे छोटे पाँव डाल के बाप की उंगली पकड़ के चलने की कोशिश की। बाप जब बच्चा एक सर्टेन एज पे पहुंचता है तो बेटा जो है वो फिर बाप के कपड़े पहनने शुरू कर देता है कि अबू जी प्लीज़ कोट दे दे, मैंने किसी मीटिंग पर जाना है, या मैंने ये करना है, या मैंने वो करना है। सो ये एक बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़ है बाप और बेटे का, लेकिन उसको सही तरीके से आगे लेके चलना। आजकल ये बात बड़ी आम कही जाती है, भाई बेटियां तो बाप की होती हैं और बेटे तो माँ के होते हैं। मैं डिसएग्री करती हूँ। बेटा बेटी ट्रांसजेंडर जो भी जेंडर है आपके बच्चों का, वो सभी अपने बाप और माँ दोनों के होते हैं। हाँ, किसी एक पेरेंट के साथ अक्सर बच्चों का ताल्लुक़ ज़्यादा करीबी होता है। अब ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि वो पेरेंट के साथ, जिस भी पेरेंट के साथ बहुत क्लोज होता है, वो क्यों क्लोज होता है। क्या वहाँ पे ज़्यादा प्यार मिलता है? क्या वहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है? क्या वहाँ पे आपकी बात ज़्यादा सुनी जाती है? क्योंकि देखिए, दोनों जनरेशन्स के अपने गिले हैं। ओल्डर जनरेशन, मेरा एज ग्रुप, और उनसे जो बड़े लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आजकल के बच्चे बड़े बदतमीज़ हो गए हैं, वो बात ही नहीं सुनते, वो रिस्पेक्ट ही नहीं देते, बहुत सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपनी ज़ात तक ही महदूद रहते हैं। अच्छा, जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि हमें कोई समझता ही नहीं है, हमारी बात कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता। और ये जनरेशन, अल्लाह का शुक्र है कि इनके बहुत ज़्यादा इवॉल्व करके पॉजिटिव जनरेशन है। ये टॉक्सिक बातें जैसे कि मोटापे पे बात करना, रंगत पे बात करना, कद पे बात करना, हाइला तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक, इस तरह की बातों से ये बच्चे बहुत दूर जा चुके हैं और बहुत आगे निकल चुके हैं, और इन बातों को टॉक्सिक कंसिडर किया जाता है। तो वो फिर ऐसे लोगों की कंपनी और उन लोगों को अवॉइड करते हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं उनसे। सो मेरे ख्याल से उन पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के साथ अच्छी रिलेशनशिप होती हैं जो वक्त के साथ अपने ताल्लुक़ को इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं। ना कि हम ये कोशिश करें कि जी हमारे अम्मा अब्बा हमारे से ऐसे बात करते थे और हम भी अपने बच्चों से ऐसे ही बात करेंगे। हो नहीं सकता ना, वक्त बदल गए हैं, तकाजे बदल गए हैं, जनरेशन्स बदल गई हैं। एक वक्त होता था कि हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे और जो भी हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी वो हम खुद ही मैनेज करते थे। मतलब घर पे आपने कुछ काम किया, स्कूल में जाके ब्रेक्स में कर लिया। आज फादर्स ही हैं जो बच्चों को टेनिस पे भी लेके जा रहे हैं, उनको गोल्फ भी खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, उनको रोबोटिक्स में लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को, कभी कुछ करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं। पहले यूजुअली ऐसा होता था कि माएँ ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी, अब बाप भी माँ जितना, बल्कि कभी कभी माँओं से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सो द पॉइंट इज़, बच्चों का पहला उस्ताद भी बाप, बच्चों का पहला रोल मॉडल भी बाप। सो माँ अगर उसके पैरों के तले जन्नत है तो बाप तो उस जन्नत का दरवाज़ा है। सो दोनों को रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ लेके चलना। और बीइंग अ पेरेंट, जब देखें ना, मेरा भी बेटा माशाल्लाह हमजा 19 साल का हो गया, तो 19 साल के बच्चे की माँ हूँ, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि बच्चे में ये फॉल्ट है, बच्चे में वो फॉल्ट है, मुझे भी अपने गिरबान में झांकना है। अगर मेरे छोटे बच्चे अगर हसन और नूर बदतमीजियाँ करते हैं, अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, तो मैंने अपने गिरबान में झांकना है और देखना है कि मेरे बच्चे सलाम क्यों नहीं करते, अगर गलती करते हैं तो माफ़ी क्यों नहीं मांगते हैं, बड़ों से अदब से क्यों नहीं बात करते, अगर कोई बड़ा एंटर होता है तो फ़ौरन खड़े क्यों नहीं हो जाते। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़ात पे देखनी है पहले, क्योंकि देखिए बच्चे स्पंज की मानंद होते हैं। जैसे अगर आप स्पंज किसी पानी की जगह पे, गीली जगह पे रखें तो वो जगह ड्राई हो जाएगी, स्पंज सारा पानी का अब्जॉर्ब कर लेगा, या जो भी कोई लिक्विड होगा अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शंस, हमारी बातचीत, ये सब एक ऐसे लिक्विड की तरह है जो बच्चे स्पंज की मानंद होते हुए उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो हमने पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव चीज़ें करनी है। अगर बाप घर में गाली गलोच करेगा, बदतमीज़ी करेगा, अपनी बीवी से भी गुस्ताखी करेगा, बीवी पे हाथ उठाएगा, तो आई एम वेरी सॉरी व्यूअर्स, फिर उसका बेटा भी अपने बाप को एज रोल मॉडल कंसिडर करके बदतमीज़ियाँ करेगा, गालियाँ निकालेगा, हाथ उठाएगा, और कल को अपनी बीवी पे भी हाथ उठाएगा और उससे पहले अपनी बहन के साथ बुरा रवैया रखेगा। सो व्यूअर्स, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे तो हम पैदा कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि इन बच्चों को पाल पोस के एक अच्छा पॉजिटिव इंसान बनाना है। इसीलिए बच्चे राइट एज पे पैदा करने चाहिए, और जब बच्चे हो जाएं तो फिर अपनी मैच्योरिटी का भी वो जो नॉब होता है ना, वो हाई करना पड़ता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी आप को फॉरगेट करनी पड़ती हैं।
शायद हर साल या हर 2 साल के बाद आप फ़ोन चेंज करके बड़ा महंगा कोई 4 लाख 5 लाख का फ़ोन शायद हर 2 साल बाद पैसे जमा करके लेते हैं। जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो आपकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं रहती। आपके लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि भाई बच्चे की सारी ज़रूरियात पूरी हों। अगर उसको डाइपर चाहिए तो डाइपर हों, खाने पीने की चीज़ें हों, सर पे बच्चे के छत हो, उसकी तालीम के अच्छे मौके क्रिएट किए जाएं, अगर वो बीमार है तो उसके इलाज के लिए सही चीज़ें क्रिएट की जाएं, जिसकी वजह से फिर अपने सारे शौक़ और अपनी ख्वाहिशात साइड पे हो जाती हैं। तो इतनी सैक्रिफाइसेस करने के बाद जब बाप बूढ़ा होता है और बेटा ओल्ड होम ढूंढ रहा होता है अपने बेटे को, अपने बाप को डालने के लिए, तो दुख होता है। बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि हमारे ऊपर भी बहुत से फ़राइज़ हैं एज पेरेंट्स, लेकिन बच्चों के क्या फ़राइज़ हैं उनका एहसास भी माँ बाप ही दिलाते हैं। उन्होंने ही उनको समझाना है और एक्सप्लेन करना है। और याद रखिएगा, अगर आपका अपना रवैया अपने माँ बाप की तरफ बुरा है या गुस्ताख है तो आपके बच्चे वो रवैया भी देख रहे हैं। तो कल को आपके बच्चे जब आपके साथ बदतमीज़ी करेंगे या आपको साइड लाइन कर देंगे, आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे, तो तब ये सवाल मत कीजिएगा कि ये क्या हुआ। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया में मुकाफ़ाते अमल है। आप अपने जैसे किसी के साथ बिहेव करेंगे, एंड में आपके साथ वही होगा। जो लोग अपने माँ बाप के साथ गुस्ताखियाँ और उनको लिफ्ट नहीं कराते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, रिगार्ड नहीं देते, उनके बच्चे भी आगे जाके फिर यही करते हैं। सो हमें अपने आप को एक अच्छा बच्चा बनाना है अपने माँ बाप का, ताकि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा रोल मॉडल बने और अपने बच्चों के साथ पॉजिटिवली चलना है। और फादर्स को आजकल की दुनिया में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनको बचपन से ये कहा जाता है तुम मर्द हो, तुम्हारा सिर्फ काम है पैसे कमाना। अब दुनिया बदल गई है और हमारी जनरेशन के बहुत से लड़कों को अपने आप को इवॉल्व करना पड़ा है, और जिन्होंने इवॉल्व किया है उनके बच्चे फिर माशाल्लाह हाई टू हाईएस्ट अचीवर्स बने। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम। शेफ़ नूर, आज के टॉपिक के बारे में, बाप और बेटे के रिश्ते के बारे में आप क्या कहेंगी? बड़ा ही आपने मज़े का और अच्छा टॉपिक जो है वो, क्योंकि देखिए बाप बेटी की हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन मतलब बेटी और माँ की हमेशा बात करते हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की बात करते हैं। बाप और बेटे का रिश्ता जो लड़के की पर्सनालिटी को बनाने में या बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल रखता है, बिल्कुल उस पर नहीं बात करते। तो हमने सोचा स्पेशली आज इस रिश्ते पे बात बिल्कुल। करेंगे। मेरे जो हैं मतलब फादर जो थे वो मतलब इतना हमें डर होता था कि मेरे भाइयों को भी, भाई मेरे 4 भाई थे, और फादर का मतलब इतना डर होता था कि जब उन्होंने आना, और मतलब प्यार भी वो बहुत करते थे, लेकिन एक रिस्पेक्ट जो कि चूँकि आजकल मैं देखती हूँ कि आजकल कोई इतनी रिस्पेक्ट अपने, बिल्कुल आपने कहा दोस्तों वाला ताल्लुक़ है, दोस्तों वाला ताल्लुक़ अपनी जगह, लेकिन एक बाप की रिस्पेक्ट होती है। देखिए मेरे फैसल हमेशा एक ही बात कहते हैं बच्चों को कि वी कैन बी फ्रेंड्स बट पहले मैं आपका बाप हूँ। जी। अब हमजा हर बात फैसल से करता है, लेकिन उसको पता है कि एक लाइन नहीं क्रॉस करनी। बिल्कुल। बाबा से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। बिल्कुल। अगर आपकी मुख्तलिफ राय है बाबा से तो ज़रूर उसको शेयर करें। बिल्कुल। ज़रूर शेयर करें, लेकिन तमीज़ के दायरे में और तहजीब के दायरे में रह के। और अगर दोनों की राय मुख्तलिफ है तो दोनों एग्री भी कर सकते हैं कि भाई हमारी राय फ़र्क है, इट्स ओके। आप बड़े हैं लेकिन बाबा आप जैसे कह रहे हैं हम कर लेंगे। जी। जो राइट तरीके है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हस्बैंड लोग 7 भाई हैं माशाल्लाह, और मतलब उनकी बहन तो कोई भी नहीं थी, और मतलब उनके फादर ने उनकी इतनी अच्छी तरबियत की कि आज पूरी फैमिली कहती है ना कि साथ के साथ बेटे माशाल्लाह पढ़ा भी दिया और अच्छी जॉब्स पे भी हैं और सब कुछ, और इतनी रिस्पेक्ट और इतने कूल माइंडेड, वो कहते हैं कि मतलब एक मिसाल देते हैं उनकी पूरी फैमिली ना। और आप देखें कि आपके हस्बैंड का अपनी बेटी के साथ, इवन आपकी क्योंकि बेटा नहीं है तो क्योंकि आपकी जो बेटी है, आपके हस्बैंड अपनी बेटी के साथ कितना एफर्ट करता है। आप हमेशा कहती है फ्रेंड्स हैं। हाँ जी, वो, लेकिन वो उसको पता है कि लिमिट है, बाबा डांट भी देंगे तो वो, लेकिन जैसे कि मैं डांटती हूँ लेकिन वो नहीं डांटते, लेकिन जब वो कोई लिमिट क्रॉस अव्वल तो नहीं करती, उसको पता है कि ये बाउंड्री लाइन है, इससे मैंने आगे नहीं जाना, तो वो ये है कि बहुत प्यार। और बाप वैसे भी वो वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो हर वक्त चीख धाड़ नहीं रहे होते। जी। वंस इन अ वाइल जब अपनी बात करते हैं तो बच्चे पे भी उसका असर होता है। देखिए सीधी बात है व्यूअर्स, जो बाप या माँ 24 घंटे बच्चों पे चीखेगा, सोचने की बात है, जो चीज़ बार बार होती रहेगी आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। हम बच्चों को ढीठ कहते हैं, बच्चे ढीठ नहीं होते, बच्चे आदी हो जाते हैं। वो बड़े कूल मतलब उससे ना बात करते हैं, कभी भी डांट के बात नहीं की, लेकिन जब जहाँ पे डांट होती है तो डांट भी देते हैं पढ़ाई के मामले में, बट लिमिट्स और बैलेंस के साथ। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ नूर आज अपने किचन में क्या बना रही हैं और इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स जहाँ पे बाप और बेटे का ताल्लुक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बेटी के लिए भी बाप एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मॉडल होता है, क्योंकि वो पहला मर्द होता है जो बच्ची
अप क्लोज एंड पर्सनल देखती है। भाई को भी बाद में ऑब्जर्वेशन में बहन बेटी लेके आती है। बाप होता है कि यार ऐसा होना चाहिए मर्द, तो अगर बाप अच्छा हो तो बच्ची अगर लाइफ पार्टनर का खुद भी इंतखाब करती है तो सोच समझ के करती है यार मेरे बाबा जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर बाबा अच्छे ना हो या बाबा नेगेटिव हो तो फिर बच्ची की भी ना बहुत सी फिर मेंटल इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे शेफ नूर के किचन में। हाँ जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन के अंदर, और जब हम किचन में आ जाते हैं तो शेफ़ नूर से रेसिपी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज शेफ़ नूर के किचन में क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं जी चिकन मसाला राइस। यहाँ पे मैं तेल डाल दूँ? जी डालें। ठीक है, बस जी। और ये बताइए कि आज चिकन मसाला राइस जो आपने चूज़ की है, क्या ये वो वाली मसाला राइस है जो आजकल रेस्टोरेंट्स में चाइनीज़ स्टाइल मिक्स एंड मैच, ये हम वो बना रहे हैं? वो बना रहे हैं। वेरी गुड, क्योंकि आजकल मुझे क्योंकि उसमें ऑल कंपसिंग होती है ना, उसमें सारा कुछ चिकन भी होता है, वेजिटेबल भी होता है, तो बहुत से लोग आजकल वन डिश के तौर पे इसको मंगा लेते हैं एंड देन वो ही आपकी मेन मील बन जाती है। साथ इसके आप जो वैसे तो चिकन होता ही है, लेकिन जैसे कि आप कोई हल्का सा कोई फ्राइड कुछ भी नहीं देने की जरूरत। देखे ना, चिकन भी आ गया, ये भी आ गया, सारा कुछ आ गया, तो हमें तो एक्चुअली तो सारा कुछ ही राइस भी उसमें होती है। अच्छा, अभी हमने चिकन को करना है, इसमें अदरक लहसुन कुछ नहीं अभी हमने डाला, नहीं डला हुआ है, इसके बीच में सब कुछ डला हुआ है, सब कुछ डला हुआ है, सब कुछ डला हुआ है। चिकन जब अच्छी तरह हो जाएगा तो वेजिटेबल डालते हैं। तो मैं रेसिपी बोल रही हूँ, आप रेसिपी है ना जी। चिकन मसाला राइस के लिए चाहिए जी चावल 1 किलो, बोनलेस चिकन 1 किलो, गाजर 1.5 कप, जूलियन कटी हुई शिमला मिर्च 1.5 कप, बंद गोभी 2 कप, अंडे 6 अदद, चिकन पाउडर 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पिसी हुई 2 चाय के चम्मच। मिर्चें आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, तेज़ और कम, क्योंकि ये जितना आपने खाना उतना ही है। प्याज 2 अदद, दही 2 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टिक्का मसाला 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़रदा रंग हस्बे ज़रूरत। और इसको जी चिकन का मैरिनेट कर देंगे। चिकन में लहसुन अदरक की पेस्ट, दही, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा टिक्का मसाला और लेमन जूस, ये हमने डाल के इसको मैरिनेट कर दिया। ठीक है, और मैरिनेट कर दिया। अब चिकन के छोटे बिल्कुल हमने मिनी क्यूब्स बनाए हैं, और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये और जब थोड़ा फ्राई हो जाएगा, हाँ जी, तो वो बन भी जल्दी जाते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस हैं बिल्कुल, ये देखें एक पीस। हाँ, और इसमें फिर हम जब हो जाएगा तो फिर हम ये प्याज डालेंगे, क्योंकि हमने इसको ब्राउन नहीं करना प्याज, हमने सिर्फ उसको क्लियर सा रखना। जी जी। इसकी प्रोसेस क्या बहुत लंबी होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी वेजिटेबल कटी हुई है, देखें अभी कितना टाइम लगेगा बनने में, बिल्कुल टाइम अब देखें ना। और बात ये कि देखिए, मसाला राइस आप जितने में एक बंदे का पोर्शन लेते हैं उतने में आप पूरा का पूरा फैमिली के लिए बना सकते हैं। डिफरेंस ये आ जाता है पैसों में। और कोई चीज़ अभी इस चिकन में डलनी है? नहीं, अभी बस इसको जब फ्राई हो जाएगा फिर हम प्याज डालेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेजिटेबल डालना शुरू करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे वेजिटेबल तैयार हो जाएंगी और अंडे का ऑमलेट बनेगा। जी बिल्कुल, एक बड़े वाले पैन में बनाते हैं। जब चावल में उतार तो आप चावल उतारेंगे तो व्यूअर्स देखिए, साइमल्टेनियसली करने वाली बात होती है कि आप कितना को किचन में टाइम दे रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमने चिकन को मैरिनेट पहले से कर दिया। एक दिन पहले अगर आप अपनी प्रेपिंग कर लेते हैं, वेजिटेबल्स आप फ्रेश ही काटें तो गुड आइडिया। ये देखें, जैसे गाजरें भी हैं, इसमें बंद गोभी भी है, शिमला मिर्च भी है, स्प्रिंग अनियंस भी हैं, रेगुलर अनियंस भी हैं, आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, मशरूम्स भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी। ये बड़ी आपकी एक अच्छी और कंप्लीट मील के लेवल। बेबी कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं। सो ये आपकी पूरी की पूरी एक मील तैयार हो गई है। और मतलब उसके अंदर सारी चीज़ें, चावलों में आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया, आपके अच्छे वाले कार्ब्स आ गए, आपकी वेजिटेबल्स के अंदर प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, ये हमारा फुल मील है। ये एक डिश आपने बना ली। देखिए, बिरयानी का जो लोग बिरयानी बड़े शौक से खाते हैं, पुलाव बड़े शौक से खाते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी ही मज़े की एंड क्विक रेसिपी है जी। आधे टाइम में बन जाती है। गेस्ट आपके घर आ रहे हैं, आ गए एकदम से, नहीं समझ आ रही क्या करें, मसाला राइस आपने तैयार कर दिया, बिल्कुल, एंड यू गुड। बिल्कुल। और ये आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, प्रॉन्स के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, फिश के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन फिश के साथ जब बनाने हैं तो तब आपने सारी चीज़ें रेडी करके फिश एंड में डालनी है। एंड में डालनी है, फिश को पहले हमने फ्राई कर लेना है। हाँ जी, हाँ। तो मुझे ये बताएं कि जब हम बाप बेटे की रिश्ते की बात करते हैं तो आपके फादर का, आपके हस्बैंड का कैसा रिलेशनशिप था
अपने फादर के साथ बहुत अच्छा। क्योंकि देखे ना 7 भाई जी, तो 7 भाइयों में बंदा खो सा जाता है जी। और तो अब्बू उनका ने अपने अब्बू के साथ कैसा जी, रिले और आपका कैसा था एज अ बहू? जी, अब्बू के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था और बहुत ज़्यादा अच्छे थे वो। मैंने बताया था आपको एक दफ़ा कि मेरी जेठानी को रोटी पकानी नहीं आती थी, तो वो जाके किचन में उसको बेल के और तवे पे डाल के बताया कि बेटा ऐसे पकाते हैं रोटी। सदके जम। क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो क्या कहते हैं, मतलब बहुत सब बहुओं से बहुत प्यार और सब बच्चों से बहुत प्यार। उन्होंने कभी अपने बच्चों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी और आगे से उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं। वही चीज़ है ना, देखे ना यही बात कि उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं। व्यूअर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम क्या करते हैं कि खुद चीखे मार रहे हैं, हाइपर हुए हैं। अच्छा, जब बच्चे 13, 14, 15 साल की उम्र पे आवाज ऊंची करते हैं तो हम कहते हैं इसको पता नहीं क्या हो गया, इसका पता नहीं क्या हो गया। व्यूअर्स, उसने 10-12 साल आपको चीखते हुए चिंगाड़ते हुए देखा है और अब जब उसका भी साइज बड़ा हो गया, नाप बड़ा हो गया, तो अगले ने कहा कि 1 मिनट मैं क्यों सुनूं, मैं भी जवाब दूंगा। मैं कहती हूँ कि सब लोग इतनी माशाल्लाह इनकी तारीफ करते हैं ना कि तरबियत माँ बाप की और क्या कहते हैं नहीं वो तो अपनी जगह ठीक है ना, बट मैं जनरली बात हाँ कर रही हूँ। रिलेशन आप अगर शेफ नूर फॉर एग्जांपल बेटी के सामने 24 घंटे चीखेंगी, आपको भी पता है एक पॉइंट आएगा, एक एज आती है जहाँ पे फिर बच्चे आगे से आपको आके बचते हैं। जी जी, ये एक फैक्ट है और बाय द वे ये एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती फैक्ट है कि जब आप किसी भी इंसान के साथ, जब आप किसी भी बच्चे के सामने हाथ उठाएंगे, गाली निकालेंगे, कोई इस किस्म का अमल या एक्टिविटी करेंगे जो नेगेटिव है, वो बच्चा उसे सीख लेगा। उस वक्त करे या ना करे, बिल्कुल उस वक्त वो कुछ करे या ना करे, इवेंचुअली उसने हाँ ऐसी हरकत करनी है कि आपने हक्का बक्का रह जाना। बिल्कुल। मैंने कभी ऐसे बच्चे को गाली निकालते हुए नहीं देखा जिसके घर में गालियां नहीं निकलती। गाली वही निकालता है जिसके घर पे गालियां सुनी होती। बिल्कुल। या हर बंदा कहते थे स्कूल में सीखा होगा, स्कूल में सीखा होगा, कितना सीख लेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो जनरली बदज़बान होते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा कुछ बच्चे होते हैं जो जनरली जरा बदज़बान से होते हैं और लोग कहते हैं कि हाय ला ये बच्चा ये वो, बाद में पता चलता है कि जी अब्बा जी की या अम्मा जी की ज़बान कुछ ऐसी खूबसूरत सी थी। देखिए आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी को नहीं कह रही कि आप अपने आप को मॉडिफाई करें, लेकिन फिर हैरान मत हो। हाँ जी, जब बच्चे की तरबियत में कहीं कमी रह जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों या फैमिलीज में फिर लड़ाइयाँ फड्डे हों कि ये बच्चों को क्या हो गया है। बच्चे तो आपको पता है, और आगे से ना सबके बच्चे भी इसी तरह के हैं, तमीज़ वाले। हाँ जी, मतलब मेरे इन लॉस की ना मतलब आराम से बात करनी और मतलब तमीज़ से, रिस्पेक्ट से, और क्या कहते हैं वो कभी भी कोई बच्चा मैंने नहीं देखा कि बस ये ड्राई हुए फिर प्याज डालते हैं। बहुत ही ड्राई हो जाएगा ना फिर चिकन में, फिर ये ना हो कि हमारा सख्त हो जाए। मैं चाह रही हूँ साथ साथ हम वेजिटेबल्स डालते जाएं, या आप कहती हैं तो मैं रुक जाती हूँ 2 मिनट। थोड़ा रुक जाए क्योंकि पानी जो है ना ड्राई, वो चिकन का थोड़ा सा योगर्ट का बेसिकली ये पानी, योगर्ट का और लेमन जूस है, लेमन जूस। ये थोड़ा सा हमारा जब ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें, मैं पता क्या चाहती हूँ, थोड़ा सा हमारा ना चिकन जूसी जूसी रहे, क्योंकि ओवर कुक चिकन भी आपको पता है फिर वो जी जी देता है। ये हमारा ओवर नाइट वो मैरिनेट हुआ और इंशाल्लाह ताला ये नरम ही रहेगा। अब ये देखिए, ये ये आप बड़ा डिफरेंट तरीके से आज तैयार कर रही हैं। हाँ जी, आप अगर मुझे कुछ चीज़ देती है उसमें हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये आपने अंडा ना कुक करके व्यूअर्स डालना है। अंडा है कुकड, इसमें नमक शमक डाला हुआ है जी, नमक डाला हुआ है। हाँ जी, तो ये अंडा आपने कुक करके डालना है। और ये आपने ज़रा ज़्यादा एक्स्ट्रा येलो किस तरह है, थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला। हाँ, जरा वाइट में अच्छा लगेगा ना। हाँ जी, रेस्टोरेंट्स में अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये वो वाला फ्लेवर नहीं आया, वो वाली बात नहीं हुई। अब ये देखिए ये रेडी हो गया, इसको भी आपने ओवर कुक नहीं करना। अगर आपने इसको ओवर कुक किया ना व्यूअर्स, तो अंडे के अंदर से भी पानी निकल आता है फिर। ये देखिए ना, सही हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट लॉट डालेंगे, हल्का सा थोड़ा सा, हाँ जी, बिल्कुल हल्का सा ऑयल। याद रखें बहुत ज़्यादा आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल हल्के से के ऊपर भी बड़े आराम से अपना मैनेज कर सकते हैं। पूरा ही डाल, बिस्मिल्लाह। लोग क्या करते हैं, उसको अंडे को ना पका के उसको कीमा सा निकाल देते हैं। जी बिल्कुल, उसका जायका बहुत बुरा आता है फिर। तो एक ऑमलेट ऑलमोस्ट लाइक स्क्रैम्बल्ड एग आपने तैयार कर दिया, एंड देन योर फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसका। फिर एग एक्चुअली इस स्टेज पे कुक हो चुका होता है। हम क्या करते हैं, ओवर कुक कर देते हैं, ओवर कुक कर देते हैं, बिल्कुल अजीब सा हो जाता है फ्लेवर उसका। और आपने अक्लमंदी की ना कि आपने हाफ ना, क्योंकि डोंट फॉरगेट अभी ये उसमें भी जाके 2 लम्हे के लिए वार्म तो होगा ना। जी जी, तो अंडा बेचारा तो आपको पता है उसकी इतनी वो होती नहीं है फिजिकलिटी।
उस बेचारे ने अपनी कौन सी कोई सिचुएशन को कुछ करना है, ये आपने थोड़ा थोड़ा उसको चॉप कर दिया डाल के, और ये फिर एग एज इट इज़ आप अव्वल तो आपको पता है राइस में टूट ही जाते हैं। हाँ जी, जब मिक्स करेंगे तो टूट ही जाएगा, कितना अच्छा हो गया ये पक्का। ये देखिए ना, जैसे जैसे आप ये काम करें साथ साथ आप अपनी ये वाले काम भी करें, लिटरली मिनट्स के अंदर आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। बिल्कुल। वेजिटेबल में हार्ड होती है ज़रा गाजर, पहले तो गाजर डालेंगे। हाँ। प्याज बाद में? जी, प्याज सबसे एंड में। नहीं, वो वाला प्याज डाल सकते हैं, पहले गाजर डाल दे फिर प्याज डाल देते हैं, क्योंकि वो भी नरम है, फौरन उसका भी पानी निकल आएगा ना? नहीं, इसका नहीं निकलेगा पानी। ठीक है, तो ये देखिए ड्राई है बिल्कुल, बिल्कुल ड्राई गाजर है। हाँ, अब वो वाली आलू, अब वो वाली गाजरें भी तो सीजन में आ रही है ना जी, वो अपनी आ रही है। हाँ जी। उसकी वो गाजर का गाजर के हलवे वाली गाजरें भी सीजन है, वो भी एक अपनी किस्म की ही गाजरें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ। मैं वो क्या कहते हैं, उसका जूस मैंने बना के पिया, बड़ा अच्छा चुकंदर डाल के, बड़ा अच्छा मतलब एप्पल डाला, चुकंदर, कुकम्बर और वो बीटरूट। अब देखें ना व्यूअर्स, इतनी ज़्यादा, अब ये मैं चाहूँगी कि आप ज़रा ये हमारे व्यूअर्स को दिखाएं, ये अभी हमने सिर्फ गाजर और अनियंस डाले हैं, आप ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसी के अंदर जब बंद गोभी जाएगी, शिमला मिर्च आएगी, मैं सोच रही हूँ मसाले भी साथ ही डालें, थोड़े से मसाले डाल इसमें भर के काली मिर्च डालें, ठीक है, 2 चम्मच, और 2 चम्मच भर के डालें लाल मिर्च। लाल मिर्च इतनी तो ना डलवाएं, उसी से तो फ्लेवर आएगा। नहीं, मैं एक डाल रही हूँ, हमारे काफ़ी चावल काफ़ी ज़्यादा हैं, देख लें। चले जी। और नमक हमने नमक डाल दिया, मेरा नहीं नमक नहीं डाला, एक चिकन पाउडर डाल, चिकन पाउडर सारा डाल दें, सारी डाल दूँ? हाँ जी, ये आ गया। और नमक फिर? नमक ठहरे ज़रा, मैं हाथ से, क्योंकि उसके अक्सर हाँ, ये आपकी फेवरेट हरकत है। मुझे इस दिन किसी ने पूछा, ये ज़रा शेफ़ नूर से पूछना हाथ से, मैंने कहा वो नमक ऐसा लेके आती हैं खुद वो जिसको आपको हाथ से थोड़ा करना पड़ता है, एमी शौकिया नहीं कर रही होती। तो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो लाल मिर्च कम लग रही है, मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डालना। गरम मसाला तो एक मैं तो रेकमेंड ही नहीं करती, मैं भी नहीं, क्योंकि बच्चे तो बड़े ही तंग होते हैं। आप ये भी डाल दो? हाँ जी, डाल दें। ये देखिए व्यूअर्स, आपके सामने सामने ही सारा कुछ कर रहे हैं। सो इसमें ना इस उस पे नमक आप मिर्च रखेंगी, क्योंकि चावल हमने इसके साथ कुछ और तो सर्व करना नहीं, यही है, स्पाइसी होंगे तो ये बच्चे। मैं बिल्कुल वही अभी एक दफ़ा सारा मिक्स करके ना, उसके बाद मैं ज़रा ट्राई करूँगी कि हमारा, देखिए पूरी फैमिली के लिए हमारा ये एक पूरी बन गई है पूरी वॉक। और व्यूअर्स आप ये देखें कि 90% काम हमारा डन हो चुका है। देखिए मसाला राइस नो डाउट मसाले के साथ ही बनता है, लेकिन इतना भी स्पाइसी नहीं होना चाहिए कि हर बंदा। मैं मसाला राइस में गरम मसाला रेकमेंड नहीं करती कि मैं कहती हूं कि लोग डालते हैं, हमें लेकिन पता है लोग डालते हैं, लेकिन हम नहीं रेकमेंड करते। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है इसका? नेक्स्ट चावल डालेंगे और सोया सॉस डालेंगे, मिक्स करेंगे बस आप पहले चावल डालेंगे, पहले चावल फिर सोया सॉस। चलिए अब हम अपना बाकी का काम डन करें, फ्यू ही मिनट्स के अंदर आप देखेंगे कि हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी। लिटरली सिर्फ इतना एफर्ट था, ये आपका तैयार हो गया। अच्छा मज़े की बात, यही आप डाल सकते हैं स्प्रिंग रोल्स के अंदर। हाँ जी, अगर आप स्प्रिंग रोल बनाते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पोर्शन निकाल के इसको श्रेड कर दें, और इसके आप स्प्रिंग रोल्स बना लें, और एक पोर्शन के आप मसाला राइस बना लें, आपके 2 काम एक से ही निकल आएंगे। देखिए मैं टिप्स कैसी कैसी शेयर करती हूँ। अच्छा यहाँ पे व्यूअर्स हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगी, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है अनार के बारे में, ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अनार आजकल सीजन में है। जी बड़े मजे के आए हैं, लेकिन वही चीज़ होती है जब आउट ऑफ सीजन हो जाता है तो हर किसी को होता है वो अनार खाने का बड़ा दिल चाह रहा है। ये कंधारी अनार बड़े अच्छे आए हैं, रेड वाले। सो अनार और उसकी बेनिफिट्स, वाइट अनार भी होता है, रेड अनार भी होता है, उसका जूस बहुत लोग शौक से पीते हैं। रिकमेंडेड क्या है ये हम जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं आपकी मेरी तो बहुत ही ज़्यादा लाडली, शायद आप लोगों की भी लाडली, हाँ जी, ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है। हुर्रे हुर्रे, कैसी हो ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं खुश इसलिए हूँ कि आज आपने अनार की बात करनी है। अक्सर आप ऐसी चीज़ों की बात करती हैं जो मुझे पसंद होती हैं, लेकिन मतलब मेरा दिल नहीं चाह रहा होता उसके बारे में बात हो। जैसे करेले, हाँ जी,
जब मुझे कोई कहता, मुझे याद है कि एक वक्त, आपको याद है एक टाइम पे, खैर आप तो सब बहुत छोटे थे, करेले का जूस, यस कि जी करेले का जूस निकाल के पिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, करेले का जूस निकाल के पिए, खून साफ होगा, चेहरा शादाब खत्म होंगे। यस, सो बड़ी बड़ी चीज़ों से मैं गुजरी हुई हूँ ना। आपने पिया, लेकिन आपको किसी ने गलत बना के करेले का जूस दिया होगा, इसलिए आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आया। एक दफ़ा करेले का जूस की हल्की सी सिप ली थी, क्योंकि मेरी खाला इस डायबिटिक, तो वो पी रही थी, तो मैंने कहा ये क्या पी रही हैं आप? तो कहती है ये करेले का जूस है। मैंने कहा तौबा इस्तग़फ़ार, करेला पकने के बाद फिर भी थोड़ा बहुत कड़वा होता है, तो अनकुक्ड करेला क्या होगा? अच्छा, मैं करेले के जूस की अगर रेसिपी बता दूं जो कड़वा भी नहीं होगा उस अच्छा तरह चलो, अगर कड़वा नहीं होगा तो मुझे स्टोरी कड़वा नहीं होगा। अच्छा बताओ। आपने ग्रेटर लेना है, जिसको हम चीज़ ग्रेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी आपके पास ग्रेटर हो, आप उसके ऊपर करेले को अच्छी तरह से ग्रेट करें। जो आपके पास नीचे जूस आ जाता है, आपने सिर्फ उसको यूज़ करना है। जो ऊपर आपके वो उसके सब्सटेंसेस करेले की या वो होते हैं, वो आपने डिस्कार्ड करने हैं। अगर तो आ जाता है आपके जूस में भी नीचे, तो आप उसको किसी भी मसलिन क्लॉथ से जो है वो स्ट्रेन कर लें, और आपका जो जूस निकलेगा, आपने उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालना है और थोड़ा सा आपने उसके अंदर हनी डाल के यूज़ करना है। तो ये आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना करेले का जूस, जिसका टेस्ट भी कड़वा नहीं होगा और अफादियत जो है वो भी 100% होगी, वो रेडी आप उसे पी सकते हैं। सही, ये तो चलो पता नहीं क्यों हमने इतने मीठे पियारे से अनार के बीच में करेले की बात कर ली, लेकिन क्योंकि आज मुझे खुशी है स्पेशली कि हम किसी मज़े के फल की बात कर रहे हैं। फल तो सारे ही मज़े के होते हैं। जिस तरह एक दफ़ा आपने बात की थी उसकी जापानी फल की। अब जापानी फल के बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन हर बंदा नहीं उसको पसंद करता। बिल्कुल। अनार एक ऐसा फल है कि चलो अगर लाल वाला बच्चों को तुर्श वगैरह लगता है, तो सफ़ेद वाला तो खा ही लेते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। और अनार को बड़े मुख्तलिफ तरीके से यूज़ किया जाता है। बाइट सेल्फ, लोग उस पर मसाले वगैरह भी डाल के यूज़ करते हैं, लोग जूस भी बना के करते हैं। फिर अनार का मोलेसिस भी निकलता है, पोमोग्रेनेट मोलेसिस जिसको कहते हैं, जो स्वीटनिंग और कुकिंग और बेकिंग में भी यूज़ होता है। एंड देन अनार सैलेड्स में, अनारदाने की फॉर्म में, अनारदाने के फॉर्म में। तो अनार तो हमारे मुल्क में तो बहुत इस्तेमाल होता है और बाहर भी बहुत यूज़ हो रहा है। बिल्कुल। तो अनार के बेनिफिट्स, अनार के बेनिफिट्स शुरू करने से पहले एक बड़ी फेमस जो उसके बारे में सेइंग है, वही कहूँगी, एक अनार 100 बीमार। जिसका मसला ये नहीं है कि अनार खाने से 100 लोग नहीं, मैं तो बचपन से ये सोचती आई हूँ। मतलब शेफ नूर, आप सोचे एक अनार ते 100 बीमार। बंदा यही सोचता था कि एक अनार में 100 से ज्यादा तो दाने होते ही हैं, यानी कि हर बंदे ने एक एक दाना खाया तो वो बीमार हो गया। जब भी अनार खाओ पूरा एक मुहावरे का मतलब क्या है? इस मुहावरे का मतलब ये है कि 100 बीमारियों का इसके अंदर हल है। एक अनार के अंदर आप 100 बीमारियों से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि एक अनार लोग खा के लोग 100 बीमार नहीं होते, एक अनार खाएंगे तो 100 बीमारियों से बच जाएंगे। चलो फिर तो जरूर खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए। अच्छा, अगर हम अनार की बात कर रहे हैं ना, तो स्पेसिफिकली जो इसके मेन बेनिफिट्स में से आता है ना, वो आता है कि ये आपको कैंसर से बचाता है। जिसमें हम देख रहे हैं कि आजकल लोगों में बहुत डिफरेंट तरह के जो कैंसर्स हैं ना, वो हम देख रहे हैं जो प्रिवेल कर रहे हैं, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आपके जो है वो कॉलन कैंसर्स नंबर 1, 2, 3 पे यही आ रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे अनार खाना शुरू करते हो तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप कैंसर से बच सकते हो। देखिए, किसी चीज़ को ट्रीट करना और किसी चीज़ को प्रिवेंट करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप अनार टाइमली खाना शुरू करते हो, सीज़न में जब भी आता है, आप अनार ज़रूर 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 खाएं। आपको अगर कोई भी गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी आपको ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आपकी जो है समझो इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे के सारे आप अनार खाने से ही हल कर सकते हैं। जिन लोगों में इंटेस्टाइन के अल्सर्स आने शुरू हो जाते हैं, स्टमक अल्सर्स जिनमें आने शुरू हो जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गैस का इशू, ब्लॉटिंग का इशू रहता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, जिन लोगों को इवन डायरिया का इशू रहता है, इन सब को जो है हम सिर्फ एक अनार से ही ट्रीट कर सकते हैं। अब अनार, कई लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती कि हमने इसको खाना किस तरह से, क्योंकि लोगों को लगता है अनार खोलना खाना मुश्किल है, तो वो अनार को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। आप अनार जब भी खोलते हो, आप देखते हो कि उसके अंदर जिस तरह से वेल्व्स बने हुए होते हैं, वो आपके हार्ट से बड़ा रिलेट कर रहा होता है। तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक्चुअली ज़्यादातर अगर मुझे भी आप पूछें तो बचपन में हमें अनार खिलाने के बजाय अनार का जूस पिला दिया जाता था, लेकिन उसी अनार के बीज जो हैं वो हम अनार दाने के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि बीज तो खा सकते हैं।
बिल्कुल, आपको पता है कि अनार जो पूरे का पूरा है, असल में उसमें जूस इतना होता है ना कि जब आप अनार का जूस निकालते तो अच्छा खासा जूस निकल आता है और वो थोड़ा सा उसके अंदर फाइबर बच जाता है। तो लोग कहते हैं कि यार इसमें कौन सा इतना होगा, है तो जूस ही जूस। अच्छा, आप अनार का जूस इस्तेमाल कर सकते हो सर्टन चीज़ों में, जैसे किसी को डेंगी है, ठीक है, अब डेंगी में उसने अपने प्लेटलेट्स को मैनेज करना है, उस टाइम पे आप अनार नहीं खा पा रहे होते हो, च्यू करना लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत हद तक वीकनेस हो चुकी होती है। तो डेंगी वाले पेशेंट्स जो हैं वो अपने आरबीसीज को मैनेज करने के लिए, ब्लड लेवल्स को जो है वो मैनेज करने के लिए अनार के जूस को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग बीमारी से उठे हैं, जिसमें हम बुखार को भी इवन ले सकते हैं, जैसे सीजनल बुखार जब आता है तो आप उसमें भी अगर बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को अनार का जूस पिलाते हो तो वो बहुत हद तक क्योर होने के चांसेस उनमें बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा होता है। अब अनार में लोग करते हैं कि सिर्फ अनार का जो वो होता है ना, एक अच्छा अनार के पहले पार्ट्स डिस्कस करती हूँ। एक हो गया उसका सीड जिसको हमने बीज कह दिया, फिर साइडों पे वो आया जिसको हम वॉटरी, जिसको हम बेसिकली अनार कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी एक वाइट सी सरफेस जो अंदर अंदर भी इनकॉर्पोरेटेड होती है, वो छाल जैसी जो होती है, छाल आ गई। फिर एक है जो अंदर वाइट सरफेस है जिसने इसको पूरा पकड़ा हुआ है, फिर ऊपर बाहर वाली कोटिंग आई। अब मजे की बात यह है ये सारी खाने वाली हैं। छिलका भी बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल हो रहा है। आप अच्छा, छिलका मैंने बहुत से स्क्रब्स और दूसरी चीज़ों में, और हम अपनी जो मैं अपनी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ ऑर्गेनिक और नेचुरल, उसमें मैं यूज़ भी करती हूँ लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किन केयर, हेयर केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई डिडंट रियलाइज दैट आप खा भी सकते हैं छिलके को। बिल्कुल आप खा सकते हैं, क्योंकि तो कड़वा होता है। कड़वा होता है, लेकिन अगर आप इसको जो है वो एयर ड्राई करो, सन ड्राई बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। एयर ड्राई आपने इसको कर लिया है और उसके बाद आप इसको ग्राइंड करके रख लो, जैसे अनार आउट ऑफ सीजन हो जाता है फॉर एग्जांपल, और आपको गैस्ट्रो के इश्यूज हैं, आपको बर्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको रोटी या चावल खाने में मसला आता है, जिन लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका होता है, अगर वो इसका जो पाउडर है वो थोड़ा सा मुंह में रखे, ऊपर से पानी पी लें या एवरी मील के बाद इसको खाना शुरू कर दें, तो उनके ये मसाइल बहुत हद तक जो है वो हल हो जाते हैं। लेकिन अब इस पाउडर को बनाएं कैसे? आपने हर जगह तो नहीं मिलता। आप घर पे खुद बना लो, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अनार लाओ, अनार का जो बाहर वाला आउटर छिलका है आप उसके जो है वो पीसेस कर लें और उसको किसी भी ट्रे में रख के ऊपर मसलन क्लॉथ दे दें और उसको जो है वो मलमल का कपड़ा 10 से 15 दिन के लिए आप रखो, चेक करो अगर तो वो हो गया, क्योंकि धूप में या बाहर, धूप में नहीं रखना, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और आ रहा होता है, आयरन आ रहा होता है, और ये चीज़ें जब आप धूप में रखते हो तो विटामिन सी इवेपोरेट हो जाता है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं रहता। आपने इसको जो है वो एयर ड्राई यानी किसी भी ऐसे कमरे में रख दें, किसी ऐसी कैबिनेट में रख दें जो आप बहुत ज़्यादा खोलते नहीं हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये ध्यान रहे कि वहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड्स या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। आप इसको रखो, 10 से 15 दिन के बाद चेक करो, अगर प्रॉपर ड्राई हो गया तो आप इसको निकाल सकते हो। अदरवाइज मैंने नॉर्मल टेम्परेचर में देखा है ये 25 to 30 डेज लेता है ड्राई होने के लिए। ड्राई हो जाए आप उसके बाद किसी भी अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्लेंडर में डालें, इसको ब्लेंड कर लें, आपका पाउडर तैयार है, किसी जार में डाल लें, या आप 1 से 2 साल तक भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज आप उसमें गीला कपड़ा ना चम्मच ना डालें या कोई गीली चीज़ ना डालें, और जब भी कोई चीज़ व्यूअर्स बॉटल्स में या किसी चीज़ में स्टोरेज में डालते हैं ना, उसको स्टेरलाइज किया करें। स्टेरलाइज करने के आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत से तरीके हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, अब जैसे नूर बानो का पुराना जो स्टेरलाइज़र था जिसपे हम चीज़ें करते थे, वो स्टेरलाइज़र मैंने सेव कर लिया है। मैं करती क्या हूँ कि जब भी कोई इस तरह से मैंने किसी चीज़ को पाउडर या कोई चीज़ बनानी होती है, उस चीज़ में डाल के स्टेरलाइज करके बोतल सुखा के उसके अंदर फिर मैं चीज़ें डाल देती हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अमेजिंग हो जाता है कि आपने एक बॉटल को ही क्लीन कर लिया तो आपकी चीज़ भी ऑफ कोर्स उसमें क्लीन ही रहेगी। अच्छा, अब आप इसी पाउडर को, जैसे आप कह रही हैं, फेस एंड नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप इसी पाउडर को अपनी डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने हेयर मास्क के अंदर आप लगा लो। अब आपको जो ये पाउडर है आप इसको कंज्यूम कर रहे हो, विद इन पूरा ईयर आप इसको खा रहे हो, तो आपके लिटरली सारे के सारे जो मसले हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके हल होते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों में आता है कि जी कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत हाई आ रहे होते हैं, जिनका LDL बहुत हाई रहना शुरू हो जाता है। अगर वो भी डेली बेसिस पे एक अनार को खाते हैं तो उनका बहुत हद तक चांसेस हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। ये तो हमने छिलके की बात की। अभी उसके अंदर एक वाइट सा लेयर भी है, अभी उसमें अनार भी है और अनार का बीज भी है। हमने अभी एक लेयर को टच किया है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब हमें बताएगी कि अब अगर अनार के इन साइड्स के जो एरिया है, वो वाइट वाला जो हिस्सा है, पता नहीं वो वाइट वाला हिस्सा किस चीज़ के लिए, बाहर अनार का एरिया हो गया, और ये लाल अनार की बात की है या दूसरे वाले अनार की भी बात हो सकती है? बिल्कुल, बेदाना की बात अगर हम करें, हम दोनों की बात कर रहे हैं। ये दोनों में यूज़ हो सकता है। अच्छा, दोनों में फ़र्क नहीं है?
दोनों में फ़र्क हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर आप मुझे अच्छा, डांटेंगे। ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले तो बताएं ना कि वो जो वाइट अनार है और रेड अनार में फ़र्क क्या है, और क्योंकि आप कह रही है कि दोनों के ही छिलके यूज़ हो सकते हैं, तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम लोग बातचीत कर रहे हैं ज़ैनब गोंदल से। वो हमें गाइडेंस दे रही हैं कि अनार से रिलेटेड अनार को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हम तो सोचते थे कि अनार का जो वो छोटे छोटे वो होते हैं, क्या उनको बुलाते हैं, दाने, बीज, पर्ल्स, रूबीज। रूबीज, हाँ, पोमोग्रेनेट रूबीज जो होती हैं छोटे, वो तो हम खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं रियलाइज़ करते कि पूरा का पूरा अनार जो है वो कितना फ़ायदेमंद है। अच्छा, शेफ़ नूर कुछ पूछना चाह रही थी। जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि डायबिटीज़ पेशेंट भी कितना अनार खा सकते हैं एक दिन में? बड़ा अच्छा सवाल है, हमने इसकी तरफ आना है क्योंकि हम एंड में अभी ये भी टच करेंगे कि प्रेग्नेंट ख़वातीन, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर खातून प्रेग्नेंट है उसको लाल अनार खिलाओ, लाल अनार खिलाओ, उसका बच्चा गोरा होगा। मतलब जी भी कुछ मुझे याद है मेरी बेटी नूर जब पैदा हुई, फिर जब कुछ वक्त गुजरा तो पीपल ने रियलाइज़ किया कि इसकी आंखें नीली हैं और नीली ही रहेंगी। कोई मुझे पूछे अच्छा तुमने क्या पिया था, तुमने अनार ज़्यादा लिया था, तुमने हाँ खोपरा बहुत ज़्यादा खाया था। मैंने कहा आंखों का कलर इन चीज़ों से कैसे कुछ भी हो सकता है। मैं कहता मैं अपनी अम्मी से पूछूंगी, मेरी भी कलर्ड है। जैसे मेरी तो खैर हेजल है, बट क्योंकि मेरे नाना नहीं, मेरे दादा, मेरे अब्बू के अब्बू जो थे मियाँ जान, उनकी आंखें नीली थी और फैसल की नानों की आंखें नीली थी। तो हमारे दोनों साइड पे नीली आंखें हैं, जिसकी वजह से नूर में आई और फिर रह गई। वरना अगर दोनों साइडों पे ना हो तो बच्चा नीली आंखें या हरी आंखों के साथ पैदा तो होता है, लेकिन वो कलर चेंज हो जाता है। सो दैट्स द स्टोरी। उसने मेरे पे जाना था ना। नहीं, उसने बिल्कुल आप पे नहीं जाना था। आपा की ग्रीन थी तो उसने कहा मैं भी करूंगी ग्रीन। लेकिन फिर हुआ क्या? तो मेरी अभी भी ग्रीन है, लेकिन वो लेकिन मेरी अभी भी ग्रीन है। हाँ, मेरी अभी भी ग्रीन है। दिल में उसकी ग्रीन है। अच्छा नहीं, सीरियस। हाँ, मुझे पता है, मुझे है। नहीं भाई, आप स्टैम्प करें इस बात पे। ये ले, स्टैंप लगा दिया। थैंक यू कि ज़ैनब की आंखें ग्रीन नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ कि अनार का छिलका, और उस पर भी बात करनी है, बट पहले ये बताओ कि क्या फ़र्क है दोनों अनारों में? दोनों अनारों में बेसिक टेस्ट का फ़र्क है। अनार तो बहुत से हैं व्यूअर्स, बट जो पाकिस्तान में रेडली अवेलेबल होता है, रेड वाला और वो दूसरे वाला। बेसिक 3 अनार अवेलेबल होते हैं, हम उनको 2 कैटेगरीज में ही कर देते हैं। 2 वो अवेलेबल होते हैं, एक जो रेड वाला जो थोड़े बड़े साइज़ का होता है, एक आता है पिंकिश सा जो थोड़े नॉर्मल साइज़ में आता है, जिसका समझें कि साइज़ रेड वाले से थोड़ा सा छोटा होता है। फिर आ जाता है जी बेदाना, जिसको हम कहते हैं जो वाइट वाला आ रहा होता है, उसके अंदर बेसिक सीडलेस होता है, वो जो उसके अंदर बीज नहीं होता, हम ये कह सकते हैं। तो उसके फाइबर कंटेंट में ज़ाहिर है फ़र्क आ जाता है, वो मीठा ज़्यादा होता है। अब जैसे डायबिटीज़ पेशेंट की वो बात करें तो उनमें हम जो रेड वाला है ना, या पिंक वाला थोड़ा सा खट्टे के, या जिसको हम तुर्श कह सकते हैं, वो टेस्ट होता है। तो हम डायबिटीज़ पेशेंट को वो वाला अनार खिला सकते हैं। उनको हम सफ़ेद अनार अगर खिलाएंगे तो उनकी डायबिटीज़ के जो है ना वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा। वो देखिए, हमेशा याद रखनी है एक बात शेफ नूर, जो चीज़ खा सकते हैं ना वो खाएं। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कितनी दफ़ा हम जब चीज़ें छीलते हैं तो उनमें से आधी न्यूट्रिशन तो छीलते छीलते निकल जाती है। बिल्कुल, उसका फाइबर तो खत्म हो जाएगा। आप पानी अनार दे सकते हैं, बट अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो एक दफ़ा डॉक्टर से गो अहेड ले लें। बिल्कुल। अच्छा, फिर दोनों का डिफरेंस भी समझ आ गई है, राइट? अब कमिंग बैक टू नेक्स्ट लेयर, एक तो हमने कहा कि छिलका हमने ड्राई कर लिया और हमने उसको यूज़ कर लिया। बिल्कुल। और अच्छा, जब छिलका हम ड्राई कर रहे हैं तो हमने वो वाइट वाला, रेड वाला, सारे पार्ट्स को ड्राई इकट्ठा करना है, बाय जितनी लेयर्स हैं उन तीनों को करना है। लेकिन जो वाइट वाली लेयर है ना, अच्छा, अब लोगों को खाना मुश्किल लगता है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि आप पहले अनार के जो दाने हैं उनको आप अलग करो, उसकी जो वाइट लेयर और वो है, आप उनको छोटे छोटे पीसेस में डाइस करके जो है ना वो इसी अनार में मिक्स कर लें। वो तो स्पेशली लोग चुन के काम करते हैं। अच्छा, आप उसको चुन के अगर कम कर रहे हैं, जैसे आपने नोटिस किया कि अनार को पहले निकालते हैं उल्टा करके, फिर वो थोड़ा बहुत भी वाइट आ जाता है ना, निकालते हैं, उसे उठा के फेंकते हैं, बाकायदा उतार के फेंकते हैं। ऑरेंज बेचारे के साथ भी यही आ रहा होता है। देखो कि वो उसके ऊपर वाइट जो रुआं जैसा है, भाई वो तो वही तो चीज़ है, वही तो फाइबर है जो आपकी डाइजेशन को अच्छा करेगा। और अनार में अगर आपने कैंसर से बचना है ना, तो आपको ये वाइट लेयर्स खानी पड़ेंगी। अच्छा, कुछ मैंने ऐसी भी रिसर्चेस पढ़ी हैं, आपको पता है फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा अनार पे रिसर्च हुई है। 1 साल के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है 5 से 6 हज़ार रिसर्च पेपर जो है ना वो सिर्फ अनार के बेनिफिट्स पे आ गए थे। और हम शॉक्ड थी मैं कि इतना रिसर्च अनार पे हो रही है, और अनार की रिसर्च ने ये प्रूव किया है
जैसे औरतों में मोस्टली हम देखते हैं कि जिसको हम पित्ता कहते हैं उर्दू में, गॉल ब्लैडर बहुत ज़्यादा रिमूवल की तरफ जाती हैं, बहुत ज़्यादा रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से आजकल तो बहुत ज़्यादा रिमूव हो रहा है। Yes. मेरी अपनी 2 फ्रेंड्स के रिमूव हुए हैं पिछले 2-3 सालों में। ऐसे ही 3 सालों में 2 फ्रेंड्स के गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुके हैं। कभी नहीं सुना था कि इस एज में गॉल ब्लैडर रिमूव हो रहे हैं। अब तो लिटरली स्टोन्स हैं, किडनीज में भी स्टोन्स हैं। मसला ये है कि आपने फाइबर, आपने फ्रूट, आपने हर चीज़ छोड़ दी है। बीमारियां अगर बढ़ती जा रही हैं व्यूअर्स, तो हमें भी अपने गिरबान में झांकना है ना कि क्यों। अच्छा, अगर हम कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं तो हम वो लेते ही चले जाते हैं, हम उसको कभी भी ब्रेक नहीं लगाते। अब कैल्शियम लेने का एक टाइम है, जब आप बहुत ज़्यादा लोगे तो ऑफकोर्स उसे कहीं ना कहीं पे तो बॉडी में एडजस्ट होना है ना, तो वो आपके स्टोन्स की फॉर्म लेना शुरू कर देता है। ऑक्सिलेट्स अगर हम लेते हैं तो वो भी बॉडी में ऐसे ही बन रहे होते हैं। ये स्टोन्स की टाइप्स हैं। एक तरह हम सिंपल ये कह देते हैं किडनी स्टोन है, हमें अब ये नहीं पता होता कि किडनी स्टोन किस चीज़ से बना है, किस चीज़ की एक्सेस हमारी बॉडी में आ रही थी। और स्टोन्स बन जाना भी, मैं कहती हूँ कई दफ़ा हमारी बॉडी के लिए बड़ी एक नेमत होती है कि वो स्टोन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और आपकी बॉडी बहुत सारी बीमारियों से बच जाती है। अब स्टोन्स अगर आपने बचाने हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो, चाहे आपकी किडनी में हो, आप अनार अगर डेली बेसिस पे 1 हफ्ते तक खाते रहते हो तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो खुद ही से रिमूव हो जाता है, अगर उसका साइज़ छोटा हो तो। अगर बहुत बड़े साइज़ के सेंटीमीटर्स में चला गया है, मिलीमीटर्स से, तो ऑफकोर्स उसको हमें चेक करना पड़ेगा फिर कि क्या कंडीशन है। लेकिन जिन बच्चों में आप देख रहे हो, बच्चे मोस्टली जो है ना, बड़े तो चलें सफ़र करते ही हैं, बच्चे मोस्टली जो होते हैं ना 12 की एज तक कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। अब उसके रीजंस ये आते हैं, हम जो उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस रखते हैं ना, उसके अंदर फाइबर कंटेंट हमने कभी ऐड ही नहीं किया हुआ होता। कुछ दिन पहले मैं एक जगह पे गई, वहाँ पे उनका बच्चा था 15 साल का, उसकी जो प्लेट थी वो लिटरली फास्ट फूड से, मैं कहती हूँ कि यहाँ तक ये प्लेट है और यहाँ तक वो ओवर फ्लडेड थी, आई वुड से। और वो आगे से कह रही है मेरा बेटा ना बस एक ही मील खाता है, सारा दिन कुछ नहीं खाता। भाई जो आप उसे एक मील दे रहे हो वही तकरीबन कोई 3500-4000 कैलोरीज की है, तो बच्चा बेचारा पूरे दिन में क्या खाएगा। और आप इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस में भी नहीं लेके आ रहे कि वो क्या खा क्या रहा है। अगर वो एक मील भी ले रहा है, उसमें भी क्या है जी, 4 पैटीज 5 वाला जो है ना वो बर्गर है, फिर फ्राइज हैं ढेर सारे, और ऑयली स्टफ बाकी भी सारा। देखिए बात वही वाली है ना, जिस तरह हम अभी किचन में मसाला राइस बना रहे हैं। आपको पता है मसाला राइस आजकल कितनी पॉपुलर हुई है। हर बंदा ऑर्डर कर रहा है, क्योंकि ऑल इन ऑल एक आपको चावलों के अंदर ही ऑलमोस्ट चाइनीज़ी बिरयानी टाइप फ्यूजन चीज़ मिल जाती है। हमें चाइनीज़ खाना भी बड़ा पसंद है पाकिस्तान में, पैन एशियन, और हमें देसी खाना भी बड़ा, बिरयानियाँ भी बड़ी पसंद है। अब घर पे बनाते हैं तो देखें शेफ नूर ने फ्रेश सारी सब्जियां डाली, मेरी आंखों के सामने डाली, कोई फ्रोजन चीज़ नहीं डाली। चिकन भी इन्होंने इधर एक दिन पहले मैरिनेट रात को करा के करके लेके आई और समझाया कि किया। एक एक चीज़ इनके कंट्रोल में थी। अब ये एक कंप्लीट मील भी है, और ये अगर एक बच्चा पूरा प्लेट भर के भी खा लेता है, इसमें सब्जियां हैं, इसमें प्रोटीन है, इसमें दही है, इसमें क्या नहीं है, इसमें हर चीज़ है। लेकिन जब आप यही चीज़ मार्केट से खरीदते हैं, दूसरी भी सब्जियां, देखिए मसाला राइस किसी हाई एंड रेस्टोरेंट में यूजुअली नहीं मिलता, फ्यूजन टाइप रेस्टोरेंट्स में ही मिलता है। वो आपको इतनी सी मिकदार देते हैं, घी उसमें भरा हुआ होता है, उन्होंने टोटल उस इतनी बड़ी देचकी के अंदर आधा कप तेल भी नहीं डाला, चाय की कप, बहुत कम ऑयल डाला है उसमें, राइट। सो ये चीज़ें मैटर करती है ना, मॉडिफाई करना है। हम नहीं कह रहे आपने बर्गर खाना ज़रूर खाएं, घर पे बना लें, बिल्कुल। अच्छा, ये भी मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। हम जी घर के खाने पे फोकस कर रहे होते हैं। मैं एक घर गई, आगे से कह रही है पता है हम सब कुछ घर पे बनाते हैं। मैंने कहा जबरदस्त, मैं बड़ी एक्साइटेड, हर चीज फ्रीजर में से निकली, फ्रोजन। घर पे बर्गर बनाया है, लेकिन उन पैटीज का बनाया जो आपको फ्रोजन मिलती हैं। समोसे भी घर पे ही फ्राई हुए हैं, लेकिन मैं हैरान रह गई जब वो चीजें उन्होंने मेरे आगे रखी। मैंने कहा ये तुम लोगों ने घर पे बनाई? हाँ घर पे बनाई। मैंने कहा अच्छा किस उससे घर पे तुम लोगों ने बनाया? फिर दे टोल्ड मी द स्टोरी। मैंने कहा खुदा का वास्ता है घर पे बनी का इसको नाम मत दो। जस्ट बिकॉज आपने फ्रीजर से निकाल के उसको तेल में डाल के फ्राई किया है, डज नॉट मीन के वो घर पे बनी हुई है। यस, घर पे बनी हुई का मतलब है जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच। यार उस बंदी ने मुझे यार अनार का जूस, अनार की अभी बात कर रहे हैं ना, अनार का जूस स्टोर करते हैं आप लोग डब्बों वाला लेते हैं व्यूअर्स। मतलब अनार तो वाफिर मिकदार में हमारे मुल्क में मिलता है। जो डब्बे में मिल रहा है क्या वो अनार है? सवाल तो ये वो है। अनार का जूस ही नहीं है, वो बेसिकली कलर है और एसेंस है। एग्जैक्टली। तो बात ये कि व्यूअर्स आप पिए जूस, आप सारा कुछ करें, बट पीना ही है जूस तो फ्रेश निकाल लें। ट्रू।
आप बजाय अगर नहीं खा सकते तो आप उसका जूस बना अच्छा, ऑरेंज का जूस गर्मियों में पीना है जब अवेलेबल नहीं है। सब लोग ना बोतलों ग्लासों में डाल के ना वो डब्बे वाला दे देते, और जब सीजन में होता है तो उसको खाते नहीं है। खाते नहीं है। यही तो बेवकूफ़ी है। हम इसीलिए बीमारियों की तरफ जा रहे हैं और हम बीमारियों को लिटरली खुद इनविटेशंस देते हैं। अब अगर अनार का जूस ही है ना, मैंने अच्छा एक और वो गई मैं, अच्छा बड़ी अब वो ट्रिमेंडस स्टोरीज मुझे याद आ रही हैं उससे। एक घर पे हम गए तो उसने मुझे अनार का जूस दिया जो लिटरली जिसमें ना आइस के वो आ रहे थे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त तुमने जूस बनाया, ये तुमने कैसे बनाया? आगे से मुझे कह रही है वो हम ना अनार इकट्ठे लाते हैं, ला के ना हम उनको स्टोर कर देते हैं और हम 6-8 माह वही पीते रहते। मैंने कहा कि ये तुमने कब से स्टोर किया? वैसे मुझे बताया। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा क्या तुम्हारे घर, बाकी सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं, तुम्हारे घर लाइट नहीं जाती? आगे से कह रही है हाँ जाती है, कभी 2-2 घंटे चली जाती है। मैंने कहा तो यही अनार का जूस पहले डीफ्रोस्ट होता है, फिर फ्रोस्ट होता है, और फिर तुम यही 8 माह खुद भी पीती हो, अपने बच्चों को भी पिलाती हो। और दूसरी चीज़, किसी भी फ्रूट के जूस को प्लीज़ 10 मिनट से ज़्यादा बाहर अगर आप इन्वायरमेंट में रखते हो तो उस जूस का कोई फ़ायदा नहीं रहता। उस जूस के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप जूस निकालो, उसको फ्रेश इनटेक करो। उस जूस का मकसद ही ये है कि आपने उसको निकाला ग्राइंडर में या ब्लेंडर में, जैसे भी आपने उसे किया, और आप इंस्टेंट उसको जो है ना वो कंज्यूम करो, तो ही आपको वो बेनिफिट्स देता है। सही। एंड में ज़ैनब क्या मैसेज दोगे हमारे व्यूअर्स को? एंड मैं मैसेज यही दूंगी कि जो फ्रेश चीज़ें आपके पास अवेलेबल है ना, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। लिटरली हम हमेशा कहते हैं कि फ़लाने मुल्क में ये, फ़लाने मुल्क में ये, लेकिन उस फ़लाने मुल्क में ये जो हमारे पास फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस तरह से नहीं मिलते। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और डेली बेसिस पे जो भी सीजनल फ्रूट आए उसको सिर्फ उसी सीज़न में खाएं, और जैसे ही वो सीज़न ख़त्म हो जाए उसको खाना छोड़ दें, क्योंकि सीज़न की बीमारी का इलाज जो है वो उसी फ्रूट में, उसी सब्ज़ी में है। तो उसको इंजॉय करें। जैसे अनार हैं तो अनार खाएं और अनार के बेतहाशा जो फ़ायदे हैं उनसे फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू सो मच ज़ैनब, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बाप बेटे के रिश्ते पे, कि किस तरह आजकल की मॉडर्न डे लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल और प्यार वाला ताल्लुक बाप और बेटा आपस में मेंटेन कर सकते हैं, जहाँ पे बेटे की भी बात रहे और बाप की भी रिस्पेक्ट अपनी जगह खड़ी रहे। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बाप बेटे का रिश्ता आज हम टच कर रहे हैं, लेकिन बाप का रिश्ता बेटी के साथ हो या बेटे के साथ हो, बाप एक इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बहुत अहम और फंडामेंटल रोल रखता है। बाप होना, बाप तो सबके ही होते हैं, आप पैदा ही नहीं हो सकते विदाउट अ फादर, राइट? बाप तो सबके होते हैं, लेकिन कितने लोगों के अच्छे बाप होते हैं? और अब कौन फैसला करेगा कि ये बाप अच्छा है कि बुरा? ये बच्चे डिसाइड करेंगे कि ये बाप की एज ग्रुप के लोग डिसाइड करेंगे? ये बहुत बड़ा एक मसला आजकल चल रहा है कि जब 16 साल का बच्चा कहता है कि आई डोंट वांट टू स्पीक टू योर फादर, तो जब दुनिया यहाँ पे खड़ी है तो बाप और बेटा कैसे एक पॉजिटिव ताल्लुक बनाए? आइए गाइडेंस लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। 3 बहुत ही ब्रिलियंट लोग आज हमारे साथ हैं। ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे फ़ारूक भाई हमारे साथ हैं। इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि जब हम रिलेशनशिप्स पे बात करेंगे तो उन्होंने ज़रूर आना है, तो हमने आगाज़ किया बाप और बेटे के रिश्ते से। बिहेवियर एंड रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ हमें ज्वाइन किया एक बेहतरीन राइटर, पब्लिक स्पीकर, जिन्होंने अपनी राइटिंग में एक किताब तो टोटल पेरेंटिंग को डेडिकेट कर दी, और मैंने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि वो किताब भी ज़रूर लेके आइएगा। तो अली अरशद राना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। एंड देन वी हैव विद अस, हमने कहा ज़रा यूथ का भी रिप्रेजेंटेटिव आए ना, माशाल्लाह ही इज़ अ फादर ऑल्सो, बट इज़ अ यंग फादर, एंड इनका अपना भी एक डायनामिक अपने फादर के साथ रह चुका है। तो हमने सोचा कि एक यूथ स्पीकर, पंजाब यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी का हिस्सा भी रह चुके हैं, करंटली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं एट रूडा विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारे साथ रोहेल अंजुम मिन्हास। अस्सलाम वालेकुम रोहेल बेटा, कैसे हो? थैंक यू मैडम। बिल्कुल ठीक मैडम, थैंक यू। बात शुरू करेंगे एक्सपर्टों के एक्सपर्ट से, फिर सेकंड एक्सपर्ट की तरफ हम आएंगे। हमारे पास फ़ारूक भाई हैं, तो सर आप हमें गाइड करें, बाप और बेटे का रिश्ता। सबसे पहले ना हमारे यहाँ बाप को बुरा समझा जाता है हमेशा, लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज़ देखनी है कि लव कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहला लव कब हुआ था?
जिस दिन मैं पैदा हुआ था और तकरीबन 8-9 माह या 10 माह की उम्र तक मैंने बिस्तर भी गंदे किए, मैंने वॉमिट भी किया, मैंने बर्तन भी फेंके, ये सब कुछ हुआ। एंड इट माई मदर एंड माई फादर यूज टू पिक मी, इट वॉज अनकंडीशनल। उनके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन इतना ज़्यादा था, लव इतना ज़्यादा था कि उनकी इमोशंस इतनी हैवी थी कि उनको किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं थी। फिर जैसे ही मैंने एक बर्तन गिराया तो मेरे अंदर एक फियर बैठ गया। बाप ने मेरे ऐसे करके देखा और माँ ने भी, और अब वो फियर जो है ना कि मैं खौफ इतना ज़्यादा हुआ, डर कि अच्छा अगर मैं कोई काम गलत करूँगा तो मेरी माँ या मेरा बाप मुझे पीछे धकेल देगा। थोड़े दिन और गुजरे, मैंने चलना शुरू किया। जब चलना शुरू किया तो मेरे बहन भाइयों ने तालियां बजानी शुरू की। वाओ ग्रेट, नाउ द अचीवमेंट फैक्टर केम कि इफ़ आई वांट टू बी लव्ड, अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे चीज़ें अचीव करना शुरू करेंगी। उस दिन के बाद मैंने हर चीज़ को, अच्छे और बुरे, प्यार को इस चीज़ से जोड़ दिया कि मैं रिवार्ड हासिल करूंगा तो मेरी माँ, मेरा वालिद मुझे प्यार करेगा। अब ज़रा ये एक साइड है बाप की बेटे के साथ। दूसरी साइड पर ज़रा देखते हैं, जब बाप बड़ा हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाते हैं, अब वो भी उसी स्टेज में होता है जहां पे लॉजिक्स काम नहीं करते, जहां पे इमोशंस काम करते हैं। और ये हमें समझ नहीं होती जैसे कि बाप हम बच्चे थे, जैसे हम बच्चे थे। अथॉरिटी को एक्सेप्टेंस में बाप चेंज कर रहा होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और बात करूँगा, जब बाप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इफ़ समथिंग इज़ इन योर हेड यू आर डेड। अगर कोई चीज़ आपके अंदर फंसी हुई है ना तो इसका मतलब आपने दर्द अपने साथ लगा लिया। फादर के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो हम जब बूढ़े हो रहे होते हैं ना तो हमारे जहन में एक रिग्रेट होता है कि आई एम एजिंग, और आई एम एजिंग विद गिल्ट। मेरे अंदर मौत का भी खौफ है, और वो जो खौफ है, और मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, अब मुझे चिड़चिड़ा बना देती है वो चीज़। अब बच्चा जो है वो लॉजिकल माइंड से सोच रहा है और बाप जो है वो इमोशनल माइंड से सोच रहा है। या ऑल्सो जिस्मानी भी तो 100 मसाइल चल रहे होते हैं जी ना? बिल्कुल एज बिल्कुल के साथ बॉडी का वेयर एंड टेयर है। अब उन गिट्टे गोडों में भी दर्द हो रही है जो पहले नहीं होती थी। वही बाप जो सत्ती सवेरे फजर पे जाके बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके काम पे जाता था, फिर बच्चों को बीच में निकल के वापस घर भी ड्रॉप करता था, फिर रात वापस काम पे जाता था, रात को 8-9 बजे आता था, फिर बच्चों के साथ खेलता भी था और उनके साथ पढ़ाई लिखाई भी उनकी कराता था। अब वही बाप एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते हुए तकलीफ में होता है, तो उसमें चिड़चिड़ापन तो आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों भैया माँ का चिड़चिड़ापन बर्दाश्त हो जाता है, बाप का पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होता। उसकी शायद एक रीज़न ये है कि इंसान जो है देखने पे सीखता है, ऑब्जर्व करने पे सीखता है। बाप के जो काम है ना वो नज़र नहीं आते कि बाप तनख्वाह लेके आया था, बाप ने छुप छुपा के फीस जमा करा दी थी, ये बात ज़हन में नहीं होती। माँ के काम नज़र आ रहे होते हैं। सीइंग इज़ बिलीविंग। हमारी सेंसेशंस जो हैं, 5 सेंसेस जो हैं, वो इस काम पे काम करती हैं कि हमने देखा, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। भैया जो दिखता है वो बिकता है, सीधी बात है। अल्टीमेटली वही वाली बात है कि बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि माँ सफाई भी कर रही है, झाड़ू भी कर रही है, पोछा भी कर रही है, बाप जो है सारा कुछ बाहर करके आ रहा है घर। और ये यहाँ पे हम माँ को बिल्कुल डाउन प्ले नहीं कर रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन सेकंड पार्ट में मैंने भैया से पूछना है कि बाप के साथ बच्चे का अच्छा ताल्लुक होने में माँ का क्या रोल होता है। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सी माएँ ना जानते हुए अपने बेटों को और अपनी बेटियों को अपने शौहर से खुद ही दूर कर देती हैं ऐसी बातें कह के। ज़रा आगे बढ़ते हैं, आई कम बैक टू यू अगेन, क्योंकि देखिए टेक्निकल चीज़ें आपने हमें समझानी है। खैर अली भाई, हमने तो आपको एज अ फादर बुलाया था, बट ऑफ कोर्स क्योंकि आपने किताब भी कुछ ऐसी लिखी है, तो आपकी क्या राय है बाप और बेटे, स्पेसिफिकली बाप बेटे के ताल्लुक पे? जुगन बहुत शुक्रिया जो आज आपने टॉपिक चूज़ किया, ये मेरे दिल के ना बहुत करीब है। तो ये महज इत्फाक है कि जो मैंने पहली किताब भी लिखी ज़िंदगी में, जो पहला नावल लिखा, ये पेरेंटिंग पे था। ये आपका लाइफ का पहला नावल था? ये मेरी लाइफ का पहला नावल है, इसके बाद 2-3 और हैं, लेकिन ये पेरेंटिंग पे था। मेरा ख्याल था कि अदब जो तख्लीक करता है ना इंसान, उसका कोई मकसद होना चाहिए, बेमकसद और राह रव अदब नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि मेरा मेरे बाप के साथ कैसा ताल्लुक था और मेरा मेरे बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक है। पहले आपका अब्बू के साथ था? जी वहीं पे आ रहे हैं। हमारे जो वालिद थे, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, इन्होंने बड़े ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हमें समझाया, वो साइकोलॉजिकल बेसिस और सारी चीज़ें हमें बताई। मैं करूँगा जो डे टू डे हमारी ज़िंदगी में रूटीन में हमारे साथ होता है। हमारे वालिद ग्रामी डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त थे। हम एक ऐसे इलाके में परवरिश पा रहे थे जहाँ पर हमारे ख़राब होने के, हमारे राह से भटक जाने के अमकानात बहुत ज़्यादा थे। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए हमारे बाप ने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, मैं समझता हूँ कि वो आज भी वालिदैन के लिए मशअल राह है। सबसे पहले उन्होंने हमें डिसिप्लिन सिखाया
कि आपकी ज़िंदगी में अगर कामयाबी आनी है वो डिसिप्लिन आनी है। डिसिप्लिन क्या था उनका कि सुबह से लेकर रात सोने तक आपने क्या क्या आपके मामूलात होंगे और आप क्या करेंगे। जुगन हमारे लिए लाजम था, सर्दी है, गर्मी है, हमारी तबीयत भी कुछ शरील है कि हमने फजर की नमाज के वक्त उठना है। आज देखिए आज बच्चे उठते हैं, इस पे सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। फिर हमारे लिए लाजम था कि हमने अगर स्कूल जाना है तो हमें हर हाल में नहाना है, ब्रश करना है, अपना बेड खुद बनाना है, अपना बेड खुद बनाना है, अपने जूते खुद पॉलिश करने हैं। और आप मज़े की बात ये देखें कि आजकल मेजर जो लाइफ कोचेस, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इवन बिल गेट्स जैसे लोग क्या कहते हैं कि अगर अपने बच्चों को कामयाब बनाना है तो 2 चीज़ें करें। एक, उनको डिवाइसेस से दूर कर दें, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्हें कहें सबसे पहला काम दिन में करना यह है कि अपना बिस्तरा खुद बनाना है। और आपके लिए शायद ये बात हैरत की बायस हो कि फेसबुक के बानी ज़करबर्ग के पास रिपोर्टेडली कोई डिवाइस नहीं है। वो ना खुद इस्तेमाल करता है ना उसकी बीवी इस्तेमाल करती है। और हमारे बच्चे सुबह से लेकर शाम, चलो तो भैया जहर बनाने वाला खुद जहर तो नहीं खाता दुरुस्त है। और देखें जो दुनिया जहर में बिकता है तो वो बनाता है, लेकिन वो खुद जहर नहीं खाता क्योंकि उसको पता है नुकसानदेह है। जी, ये स्टीव जॉब्स ने यही तो कहा ना कि मैंने तो अपने बच्चों को अलाउ ही नहीं किया डिवाइस का। बिफोर ही डाइड जो उन्होंने टॉक्स थी सारा कुछ, यही कहा कि मैं आई डू नॉट बिलीव दैट एनी चाइल्ड शुड हैव एनी डिवाइस इन देयर हैंड। जिसने खुद एप्पल की चीज़ें इन्वेंट की हैं, हु इन्वेंटेड एप्पल। जी। तो आपका ताल्लुक आपके फादर के साथ एक बहुत डिसिप्लिन वाला और नहीं वो बहुत मैं वही कंपेयर बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या डांटते थे या प्यार से, मतलब ये अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ। अगले में आ जाएगा कि हमारे पेरेंट्स नॉन कंप्रोमाइजिंग थे। हाँ जी। अगर आपने गलत किया है तो उसके क्वांटम के एतबार से आपको पनिशमेंट मिलेगी। और जो अखलाक बात गई आज ने कि हमारे बच्चों को हमने डिवाइस दे दिए हुए हैं, यू नेवर नो कि वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। हमारे वालिदैन ने कभी भी मोहब्बत को बद अखलाकी बेराह रवी के तराजू में नहीं तोड़ा था। अगर आपने कोई बद अखलाकी की है, कोई हरकत की है, तो उन्होंने आपकी ठीक ठाक मरम्मत कर दी। फिर हमारे वालिदैन ने जो हमें सिखाया, हमारी बड़ी फैमिली थी, 9 बहन भाई थे, हमें कनात सिखाई कि बेटा जो आपके पास है आप सादा खाना खाएं लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। आप कपड़े सादा पहन लें लेकिन किसी से मांगने ना जाएं। अपनी औकात में रह के गुजारा करें, मेहनत करें। आजकल के बच्चे तो किसी के घर जाके उनकी गाड़ियों के अंदर वीडियोस बना रहे होते हैं, टिकटॉक बना रहे होते हैं, जिससे कोई बड़ी गड्डी देखी हो तो नाल खड़े होकर फोटो खिंचा ली कि ओ माय न्यू कार। मतलब एक्चुअली व्यूअर्स जो चीज़ें मतलब यही चीज़ हमें भी बड़ी क्लियरली पता थी कि के मतलब हमेशा हमें तो मामा ये कहती थी बेटे औकात में रहना सीखो। औकात का वर्ड लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन एक्चुअली हमें याद रखना चाहिए कि हमारी औकात क्या है, और उस हिसाब से अगर बंदा चले तो कभी भी इंसान शर्मिंदा नहीं होता। अगर मैं नहीं अफोर्ड करती पोर्श गाड़ी या लैम्बोर्गिनी, मैं गुर्दे फेफड़े बेच के खरीद लूँ, क्यों करूँ? मैं कभी कंसिडर भी नहीं करूँगी, बिकॉज आई न्यू पीछे से फैमिली में अब्बू ने और फैमिली ने ये सिखाया था कि भाई जितनी सिचुएशन है, एग्जैक्ट वही बात है जो आप कह रहे हैं, मेक योर ओन बेड, बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, अपनी लिमिटेशंस खुद सेट करनी है। हमें हमारा खुद ही सिक्योरिटी गार्ड बना दिया था। आजकल बच्चों के साथ फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, आपको कोई कंट्रोल नहीं होता। आपका ताल्लुक कैसा था विद योर फादर? आई बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं आज ये दिल से एक बात कहूँगा। हम समझते हैं कि माँ बेटे का जो रिलेशन है वो इमोशनल होता है, बट जो बाप बेटे का जो एक रिलेशन है ना, इट्स क्वाइट फार लाइक बहुत ज़्यादा ये इमोशनल है अगर आप इसकी डीप रूट्स में जाएं। मेरा बच्चा पता है प्रॉब्लम क्या है? मीडिया वालों की गलती है। हमने सिर्फ माँ और माँ के रिश्ते को हाईलाइट किया क्योंकि ड्रामे देखती थी औरतें, बिल्कुल, तो उस चीज़ को हाईलाइट कर करके बड़े कन्वीनियंटली हम ये भूल गए कि जन्नत का दरवाज़ा, जिस औरत के पैरों तले जन्नत है, उस जन्नत का दरवाज़ा बाप है। उस बाप को हमने खुद ही एक विलन बना दिया। हर ड्रामे में, हर फिल्म में बाप ही होता है जो रास्ते में खड़ा होता है, बाप ही होता है जो जल्लाद होता है, बाप ही वो होता है। क्या हुआ? उसी तरह जिस तरह सासों को डरा रही होती है, और भैया जिस तरह सासों को जल्लाद बनाया जी, ऐसे ही हम लोगों ने, मीडिया वालों ने। मैं तो कहती हूँ कि फॉल्ट एक्चुअली इधर ही है। जी भाई जी। तो मैं ये समझता हूँ कि बैक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं पैदा हुआ और माँ बाप जो है एक स्टेज पे होते हैं कि बच्चा जो है उसकी ग्रोथ हो रही होती है, अपब्रिंगिंग हो रही होती है, तो मुझे नहीं लगता कि बाप ने कभी कमी आने दी। बाप ने हमेशा बढ़ चढ़ के हर ख्वाहिश को पूरा किया, हर चीज़ को जो है। मैं अपनी एग्जांपल इसको आपको इस तरह भी दे सकता हूँ कि एक बच्चा, आपने लॉयन किंग मूवी देखी होगी, उसमें मैं समझता हूँ कि छोटा बच्चा जब एक उसका बाप के साथ वो रिलेशन बताता है कि बाप के साथ, हालांकि माँ अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन बाप के साथ वो प्लेफुल है, बाप के साथ वो खेल रहा है, बाप उसकी तकलीफ, बाप उसको डांट भी रहा है,
जब बच्चे से गलती हुई तो बाप ने समझाया, उस समझाने में प्यार था। एक स्टेज पे क्या होता है कि वो जो बाप की डांट है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मैं बच्चा था वो डांट मुझे उनके समझाने में, अपने आप को दुरुस्त करने में, अपने आप को बेहतर करने में अच्छी लगती थी। लेकिन अब जाके क्या हुआ, जब थोड़ी सी कहते हैं ना कि बच्चों में समझ आ जाए, बच्चे कहते हैं ज़्यादा पढ़ जाए या बच्चों में ज़्यादा शोर आ जाए, फिर वो बाप की डांट वो समझते हैं कि यार ये सिर्फ मेरे साथ ही है, मेरा बाप ही मुझे डांटता है। उसके अंदर वो एक फैक्टर जो है ना वो उसके जेहन में आ जाता है, और अना भी आ जाती है ना, अना भी आ जाती है। अना नहीं होती बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर ईगो नहीं होती, नहीं होती। वो ईगो बाद में डेवलप होती बिल्कुल। है, और वो डेवलप भी हमारे इर्द गिर्द लोगों की वजह से होती है। बिल्कुल। कि आप किस चीज़ को इशू बनाते हैं, किसको नहीं। अगर हर चीज़ घर में घर के बड़े इशू बनाएंगे तो बच्चा भी फिर उस चीज़ को पकड़ लेगा। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अब बाप और बेटे के रिश्ते में माँ और बीवी का क्या रोल होता है, राइट। जोड़ने वाला या तोड़ने वाला? सर ये आपने हमें ज़रूर बताना है, और आप लोगों के भी इसके बारे में राय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल इवन इफ पेरेंट्स की डिवोर्स हुई हुई है, को पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों इतना पॉपुलर हुआ है? कि भाई जितनी देर बच्चा तुम्हारे पास है तुम उसे फुल फोकस के साथ पालो, जितनी देर मेरे पास है मैं फुल फोकस से पालूं, और मुशावरत के साथ, दुश्मनों की तरह नहीं। क्योंकि जब मियाँ बीवी दुश्मन बन जाते हैं डिवोर्स के केस में, बच्चा रुल जाता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं जहाँ पे शेफ़ नूर हमारा इंतज़ार कर रही हैं और नूर फैला रही हैं अपने खाने से। जी, हमारे चिकन मसाला राइस जो है बिल्कुल रेडी है, साथ हमने रायता बनाया है और साथ फ्रेश सैलेड के साथ सर्व करेंगे इसको। थैंक यू सो मच शेफ़ नूर। वेलकम। अब देखिए ना फ़ारूक भाई, शेफ़ नूर इज़ अ मदर, शी इज़ ऑल्सो अ वाइफ। अभी हम बात कर रहे थे अर्लियर किचन के सेगमेंट में, तो शेफ़ नूर से मैंने वैसे ही ना थोड़ी थोड़ी बात की इनके हस्बैंड के बारे में, भाई के बारे में, ये पूछा वो पूछा। कहती है बहुत अच्छे हैं, हमेशा ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी राय अपने शौहर के बारे में पॉजिटिव है, उनकी बेटी की भी राय उनके हस्बैंड के बारे में पॉजिटिव है, यानी कि बेटी की बाप के बारे में, उनके बेटी नहीं है। तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे। तो मुझे उस वक्त उस गुफ्तगू में ख्याल है कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि घर में जो फीमेल है, जो माँ है, बाप की वाइफ और बेटे की माँ, उसका क्या रोल है? क्या वो उस ताल्लुक़ को मजबूत करने में रोल अदा करती है या उस ताल्लुक़ को कमज़ोर करने में, या इट डजंट मैटर? मेरा ख्याल है सबसे पहला रोल ही उसका है कि आप जब बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा होता है, 10-11 महीने के बाद जब बच्चा बड़ा होता है, तो अपने हस्बैंड का पिक्चर उसने अपने बच्चों के जहन में कैसे प्रेजेंट की है, बच्चों ने उसको कैसा लिया है, उन्होंने सिर्फ उसको ATM कार्ड के तौर पे कंसिडर किया है या एज ए फादर जो कि प्रोटेक्शन देता है, जो लव क्रिएट करता है, जो अनकंडीशनल कंसिडरेशन देता है, कंपैशन देता है। एक बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा, उसको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। ही वांट्स टू बी लिसन्ड, वो चाहता है कि मुझे कोई सुने, वो चाहता है कि कोई मेरी केयर करे, वो चाहता है कि मुझे कोई वैल्यू दे, मुझे कोई कुछ कंसिडरेशन दे, इम्पॉर्टेंट दे, समझे। जब माँ बच्चे को ये चीज़ें देती है और साथ कहती है कि बाहर जाने के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप कंटेनर की तरह है, बाप जो है वो बाहर वाला हिस्सा बनाता है और माँ उसके अंदर चीज़ें फिल करती है। जब माँ उसको कहती है कि अब तुम अपने वालिद साहब के साथ बाहर जाओ, तो बच्चा ऑनर्ड फील करता है, इज्जत फील करता है। और अगर यही कह दे सिर्फ जा अपने अब्बे के साथ चली जा बाहर, अब वो हैट्रेड कंसिडर हुआ। यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या माँ विक्टिम माइंडसेट है या विक्टिम माइंडसेट है। सिंपैथी गेनिंग में जब भी माँ आ जाएगी, आमतौर पे ये होता है हमारे यहाँ, वो कहते हैं कि जी, अक्सर हमने सुना होगा कि जी हस्बैंड के दिल के रास्ता जो है ना वो पेट से जाता है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि उसकी माँ के साथ आप बना लें, अगर आपकी हस्बैंड से लड़ाई भी होगी तो काम ठीक होगा, और हमेशा बहुत बहुत ज़बरदस्त। और मेरी जो सबसे पहली 2013 में जो मेरी क्लाइंट थी, उसके अपने मियाँ के साथ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। शी वाज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, सुसाइडल थॉट्स, और काफ़ी दफ़ा अटैम्प्ट कर चुकी थी। लेकिन वो कहती थी कि मेरी इसके साथ दुश्मनी है, लेकिन ये मेरी बच्चियों का तो बाप है ना, तो मैं अपनी बच्चियों को ये नहीं कर सकती। वो उनके लिए बहुत, और उसने शी गॉट इट। आज वो आउट है और उसकी बच्चियाँ स्कॉलरशिप पे बहुत सीनियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अब देखें ना, इसी किस्म का केस मेरे सामने भी आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये था कि एक लड़की थी, उसका बहुत बुरा ताल्लुक था विद हर हस्बैंड,
लेकिन उसका सास ससुर से अपने माँ बाप से ज़्यादा करीबी ताल्लुक था। जब तक वो ज़िंदा रहे उसने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा। जब उसके ससुर की भी डेथ हो गई तो उसने फिर उस आदमी को डिवोर्स दे दी। तो माँ बाप का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेक एंड ब्रेक करने में। लेकिन कमिंग बैक टू फादर एंड सन, आपकी तरफ आना चाहूँगी अली भाई, आपका अब अपने बच्चों के साथ किस किस्म का ताल्लुक है? देखिए आपका तो एक डिसिप्लिन वाला था सिस्टम, लेकिन वही डिसिप्लिन आज के बच्चे पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो थानू भी पता है फिर की होना है। बच्चे घर छड़ के नाच जाएंगे। जो बात आपने शुरू की ना कि माँ का क्या किरदार है, मैं चाहता हूँ 2-4 प्लीज बातें करके ना उस पे। देखिए एक नफ्सियात की एक टर्म है हैमरिंग। एक बात अगर आप बार बार कहते रहें, झूठ कहते रहें, तो इंसान का दिमाग ऐसा है कि वो उसको सच तस्लीम कर लेता है। बच्चा सबसे पहले दुनिया को जिस नज़र से देखता है वो माँ की नज़र होती है। तो नेचुरली बच्चा जब बड़ा होगा तो वो एक रिवेंजफुल रिएक्टिव होगा, उसका अपने बाप की तरफ एटीट्यूड कभी भी ठीक नहीं होगा। और फिर जब उसको समझ आएगी तो उसी जो माँ ने जहर भरा था उसके अंदर, ये बात नहीं है कि बच्चे को कभी समझ नहीं आनी। हम बार बार ये बात क्लियर करें कि व्यूअर्स अक्सर औरतें जान के नहीं करती हैं, वो सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रही होती हैं। यहाँ पे वो बात आ जाती है जो शेफ़ नूर ने भी शुरू में की थी कि आपकी अपने बच्चों से दोस्ती हो सकती है, लेकिन आप पहले उनके माँ और बाप हैं। छोटे से बच्चे के ऊपर या इवन 14 साल की बेटी या बेटे के ऊपर ये बर्डन आप क्यों डाल रहे हैं कि तुम भाई आपका अपने मियाँ के साथ जो भी ताल्लुक है, आप बच्चों का बाप से ताल्लुक क्यों ख़राब करें? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी, जब हमारे बाप ने हमारे जो फूफियाँ थीं, जो उनकी बहनें थीं, उनको अपनी बेटियों अपनी बीवी के बराबर स्टेटस देते थे। जो लिबास उनके लिए ख़रीदना है वो उनके लिए भी ख़रीदना है, ईद पे उनके लिए भी खर्चा करना है। तो एक दो बार कहते हैं ना एक मर्द का अगर किरदार या उसकी पर्सनैलिटी अंडरस्टैंड करनी है कि वो कैसा शौहर होगा तो देखो उसका बहन और माँ की तरफ क्या रवैया है। अच्छा, तो उन्होंने जो बात की ना जुगन, यकीन करें मेरे लिए सारी ज़िंदगी के लिए मशले राह बन गई। मेरी वालदा मोतरज़ हुई कि हमारे महदूद से ज़राए हैं, आप अपने बच्चों पर ख़र्च करें, आपकी बेटी हैं आपके बेटे हैं। तो मेरे बाप ने बड़ा तारीख़ी जवाब दिया। उसने कहा मोहतरमा, ये जो मेरी बहनें हैं ना, ये मेरी खिदमत कर चुकी हैं, इन्होंने मेरे गंदे कपड़े धोए हैं, मेरे जूते पॉलिश किए हैं, मेरा बिस्तर ठीक किया है, मेरा कमरा साफ़ किया है, और जिन पे आप कह रही हो कि मैं सारे वसाइल लगा दूं, इन्होंने तो अभी खिदमत करनी है। तो जिस शख्स का जिस रिश्ते का एक केस साबित शुदा है, मैं उसको छोड़ के सारा कुछ उनके पीछे लग जाऊं जो कभी मुस्तकबिल की चीज़ है, तो यही चीज़ मैंने अपने बच्चों को भी सिखाई। अब आते हैं मेरा अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है। देखिए वो एक जो कहावतें हैं ना, ये सदियों के इंसानी तजर्बे से बनती हैं। वो कहते हैं बाप पे बेटा, पिता पे घोड़ा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, और अंग्रेजी में कहते हैं लाइक फादर लाइक सन। लाइक फादर लाइक सन। अगर आपने बाप को देखना है तो बेटे को देख लें, वो उसका ट्रू रिफ्लेक्शन बन जाता है। आप चाहे जितना मर्जी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अच्छा हो या बुरा। मैंने आपको क्या कहा कि ये हम किचन में जब मैं और हम लोग शेफ़ नूर और मैं बातचीत कर रहे थे तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एट द एंड ऑफ द डे आप अगर गाली गलोच करेंगे तो आपके बच्चे गाली गलोच करेंगे। अगर ये जो कहते हैं ना कि स्कूल से सीखा होगा, ये एक बहाना होता है अपनी इज्जत रखने का। बच्चा वही करता है जो वो देखता है, और बच्चों का सबसे पहला हीरो और रोल मॉडल उनका बाप ही होता है। आप हैं सबसे पहले, उसके उस्ताद आप हैं। मैंने अपने बच्चों को इस चीज़ से निकालने के लिए जो सबसे पहला सबक दिया, सबसे पहले मैंने कहा बेटा आपने तअस्सुब नहीं अपने अंदर पालना, नफ़रत नहीं पालनी, मज़ाहत से मज़हब की बुनियाद पे नफ़रत नहीं करनी, ज़ात की बुनियाद पे नफ़रत नहीं करनी, समाजी तकसीम की बुनियाद पे नफ़रत नहीं करनी। और इन नफ़रतों को निकालने के लिए मैंने उनको क्या सिखाया, वो बड़ी अभी इब्तदाई उम्रों में थे, 8वीं-10वीं क्लास में थे जब मैंने उनको दुनिया के तमाम मज़हब की किताबें पढ़ा दी। दूसरा मैंने बच्चों को सिखाया, मैंने कहा बेटा दुनिया में जो आपकी ज़रूरियात हैं ना बुनियादी, जिसमें खाना सोना रहना गाड़ी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 लाख में पूरी हो जाती है। बाकी गिनती है, बाकी आप जितनी मर्जी गिनती करते जाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बच्चों को अंदर हमें इनकलकेट करनी होती हैं। और व्यूअर्स बात बड़ी सिंपल है, बच्चा आपका वक्त मांगता है, आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक और ऐप्स के ऊपर वाला टाइम नहीं, वो टाइम जो आप फोकस देते हैं। अली भाई ने ऑब्वियसली अपने बच्चों के साथ बैठ के कॉन्वर्सेशंस करके गाइडेंस दी। आजकल जो मिसिंग चीज़ है वो बेसिकली गाइडेंस है। जी आप बताइए रोहित, आप क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो जो आपने माँ का उस पर कहा जिक्र किया, उसमें मैं कहूँगा कि 2 चीज़ें हैं।
एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। आप जो भी कर ले, माँ का जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, इट इन एवरी सिनेरियो। एक स्टेज के बाद बाप का जो प्यार है ना वो कंडीशनल होना शुरू हो जाता है। कंडीशनल इन द सेंस कि मेरे बेटा आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मेरे बेटा आपने इंजीनियर ही बनना है, मेरे बेटा आपने यही बनना है। अगर बेटा वो काम नहीं करता या बेटा वो बाप की चीज़ को पूरी नहीं करता तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो जो डांट है वो तंजिया भी होना शुरू हो जाती है, वो टॉन्टिंग भी शुरू हो जाती है, बच्चा उसको जो है नेगेटिव फील परसीव करना भी शुरू कर देता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि यही मिसकंसेप्शन है, मिसपरसेप्शन है लोगों की इस हवाले से कि लोग जो हैं वो अब अपने बच्चों को, जैसे मैं अपनी बात करूं, एक पॉइंट आता है कि आप इतना प्रेशराइज हो जाते हैं, आप इतना उस चीज़ को फिर नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं कि फिर ये जो तजाद है, ये जो लड़ाई है, बाप बेटी की लड़ाई इसी वजह से आज के दौर में, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आप ये नहीं कह सकते बाप के ज़माने में जो शौक़ थे, अगर बच्चा आज उस अपने ज़माने के हवाले से, अपनी उस मॉडर्न जनरेशन के हवाले से कोई शौक़ कर रहा है, बाप का उस पर एतराज़ है। क्यों? जब वही आप बच्चे थे, बाप के उस वक्त भी शौक़ थे, आपने अपने बाप को रोल मॉडल बनाया, बाप को अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, बाप को ग्लासेस लगाने का शौक था। आज बच्चा वो जब वही करता है तो उसके ऊपर तंज क्यों है? भाई सिगरेट की बात कर लें जिसके हम शदीद खिलाफ है। बाप अगर सिगरेट, अच्छा वही तो बच्चा जब बाप पकड़ता है सिगरेट पीते हुए और उसको 2 चपेड़े लगाता है तो बच्चा तो फिर बच्चा आगे से घूम के बोलता तो शायद नहीं है। खैर आजकल के तो बच्चे बोल भी पड़ते हैं, लेकिन फिर बच्चा यही देख रहा होता है ना कि खुद भी पीते हैं लेकिन मेरे पीने पे प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब बच्चे पकड़ लेते हैं। हम छोटे होते थे ना, हमें पता होता था कि अगर कोई हमने उल्टा काम किया है और अगर बाप ने पकड़ लिया या माँ ने पकड़ लिया और वो उन्होंने भी किया तो हम बोलते नहीं थे। डिफरेंस ये आ गया है कि अब इतना बच्चों का ओवर एक्सपोजर हो गया और जैसे ही आप बच्चों पे ज़बरदस्ती चीज़ें इन्फोर्स करते हैं, निकल जाते हैं बाहर और वो ऐसे ऐसे कामों में पड़ जाते हैं जो समझ ही नहीं आती। क्योंकि मैं पिछले 20 साल से यंग लोगों को मेंटोर कर रही हूँ। लोग अपने वो बच्चे मेरे पास उठा के ले आते हैं जो पाले उन्होंने हैं, जिनसे मेरी पहली मुलाकात है, उनसे इशू पूछो तो यही होता है कि जी वो हमें नहीं समझ रहे, हम उनको नहीं समझ रहे। तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन के गैप को ब्रिज करने की बात है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैडम, आप ये देखें कि अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने अपने शौक़ में अगर चीज़ को एक्सेल किया या कामयाब हुआ तो बाप को खुश होना चाहिए। ज़रूरी नहीं था कि अगर बाप की ही चीज़ मैं फॉलो करता तो ये इट्स जस्ट यू कैन से डिस्पैरिटी ऑफ थॉट्स। I am the same जी, I was told my whole life don't work in the media. Yes. और अब मैं आता हूँ फाइनली कि मेरा अपने बेटे के साथ जो प्यार है, मैंने पहले दिन से द मोमेंट ही वाज बोर्न, मैं तो खुद शेर और उसको शेर का बच्चा इस तरह समझता हूँ। जो मेरे बच्चे को मुझे देखे खुशी होती है, मैं वो खुशी जो अभी उसकी इस स्टेज में है, मैं चाहूँगा कि जब जितना जिस उम्र का भी हो जाए वो उसकी खुशी बरकरार रहे। वो कैसे रहेगी? फ्रीडम, प्यार मोहब्बत, और ऐसी प्यार मोहब्बत कि जो उसका दिल करता है, जो उसके शौक़ में खुश हूँ, ना कि उसके शौक़ पे टॉन्ट करूँगा, ना कि एतराज़ करूँगा। मुझे उसकी खुशी में खुशी है, वो जो करेगा मेरे लिए वो खुशी होगी। और यही आजकल की यूथ को और आजकल के बच्चों को हमने ये एज अ फादर, एज अ सन, मैं ये समझता हूँ कि जब आप थोड़ा फ्रीडम देके एवरीथिंग बी फाइन। क्योंकि ट्रू, बट आई थिंक एक बैलेंस अल्टीमेटली वही वाली बात है, वही वाली बात ना, बच्चा बिजली के प्लग के अंदर उंगली डालना चाह रहा है तो वो उसकी खुशी है तो हमने उसको डालने नहीं देना। बट एट द सेम टाइम इतना भी रिजिड नहीं होना कि बच्चा हाथ से निकल जाए। अब तो कसम से सर, बिकॉज आज गुफ्तगू को कंक्लूड कर रहे हैं एंड बीइंग अ बिहेवियर एंड रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, आपकी क्या फाइनल एडवाइस है? मैडम एक ही चीज़ मैं कहूँगा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद मी व्हेन माय डॉटर वाज यंग। मैंने कहा कि मैं बच्चों को कहता था बेटा वॉक करो, रनिंग करो, खाना कम खाओ, इट डिड नॉट वर्क, बिल्कुल काम नहीं किया। मैंने कहा बच्चे को क्या पता इन चीज़ों का, प्रॉब्लम तो फिर मेरे साथ है ना। इसका मतलब है मैं वो चीज़ नहीं कर रहा, मैं कम्युनिकेट भी करना चाहता हूँ, मैं कोलैबोरेट भी करना चाहता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट भी करना चाहता हूँ। वो कौन सा मिसिंग फैक्टर है जिसको मुझे ये क्यों नहीं हो रहा? जब मैंने गौर किया, 3-4 महीने सोचता रहा और आपने दरमियान में वो बात की भी थी, देयर वाज अ मिसिंग फैक्टर और वो था कनेक्शन। द कनेक्शन वाज मिसिंग। और मैंने कनेक्शन कैसे बनाया? मैंने बनाया कनेक्शन, मैंने बच्चे का मैथमेटिक्स पकड़ा, 5वीं में मेरी बेटी पढ़ती थी और मुश्किल 3 क्वेश्चन थे। हम सुई में रहते थे, सुई सबने सुना हुआ, और वहाँ पे टीचर मतलब लिमिटेड थे। मैंने बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, दूसरी बेटी को मैंने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दी। दिस वाज द कनेक्शन। मोबाइल पकड़ा है ना आपने, मोबाइल आप रोक नहीं सकते बच्चे को। अब तरीका क्या है? मोबाइल से जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, IQ के जो क्वेश्चंस आते हैं मोबाइल के अंदर, या एक तरफ से आप शुरू कर लेते हैं,
पाकिस्तान के झंडे, सऊदी अरब का झंडा, झंडे पढ़ना शुरू कर दें, फ्लैग्स पढ़ना शुरू कर दें, किसी कंट्री की पॉपुलेशन पढ़ना शुरू कर दें, किसी कंट्री का जोग्राफिया शुरू कर दें, आप देखें बच्चा 4, 5, 6 दिन के अंदर अंदर आपके साथ कम्युनिकेट करना शुरू होगा। सो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम बेसिकली हम सबका अपना अपना एक पेरेंटिंग स्टाइल है, हम सबका एक ओपिनियन है, जो आपको सूट करता है उसको लेके चले। बट ये ज़रूर याद रखें कि बाप का रोल बहुत अहम है। बेटा बेटी जिस भी जेंडर का आपका बच्चा हो, बाप का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ख़वातीन को अपने बच्चों के बाप को वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी भी यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे भी हमें रिस्पेक्ट करें, पहली बात। दूसरी बात, कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें। जहाँ पे डिसिप्लिन ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूर डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जब नहीं करेंगे तो आपके बच्चे बिल्कुल ही बागी हो जाएंगे। बट आजकल क्योंकि बच्चे इंडिपेंडेंटली निकल जाते हैं अपनी हर शौक़ को पूरा करने के लिए, तो अगर आपकी मुशावरत और आपका थोड़ा सा दोस्ती और लाड होगा तो कम से कम आपको ये तो पता होगा ना कि कर क्या रहे हैं, वरना फिर खुदा न खास्ता बहुत से सुसाइड और इस किस्म के केसेस भी मंजर आम पे आते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्लेस यू, थैंक यू। और अली भाई, आपकी किताब पढ़नी ड्यू है अब हमारे ऊपर। अली भाई की पहली बुक थी, याद रखें, अब तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, बट ये वाली बुक जो है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होगी ऑफ द बिफोर एंड द आफ्टर, राइट। सो अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।